नमस्कार। टैक्स पॉइंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या होता है क्लबिंग? अभी तक हम लोग यही जानते हैं, जो इनकम अर्न करता है टैक्स उसी को देना होता है। पर कुछ स्पेशल सिनेरियो में इनकम जो अर्न करता है उसकी जगह टैक्स कोई और बंदा देता है। इनकम मिस्टर एक्स की पर टैक्स लायबिलिटी मिस्टर वाई की। दिस इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। ये जो सिनेरियो जो है ये आपको इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। कौन सी ऐसी सिनेरियो में इस टाइप की एक्सेप्शनल बातें एप्लीकेबल है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्लबिंग ऑफ इनकम। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही टैक्स प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितनी भी आप टैक्स प्लानिंग सोचते हो उनको कर्टल करने के लिए, टैक्स प्लानिंग या टैक्स अवॉइडेंस जितना आप सोचते हो उनको कर्टल करने के लिए ये सारे प्रोविजंस इनकम टैक्स लॉ में इंसर्ट किए गए हैं। ओके, ये चैप्टर में 7 सेक्शंस आपको पहले पढ़ने हैं। 7 सेक्शंस का ये एक चैप्टर है। बहुत ही आसान चैप्टर्स, बहुत ही प्लानिंग को ब्रेक करने के लिए सारे प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हैं। एक एक करके हम लोग सारे सेक्शंस की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, सेक्शन 60। ओके, क्या होता है? मैं पहले ये लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे कुछ एग्जाम्पल सुन लीजिए, आपको ये सेक्शन ऐसे ही याद हो जाएगा। कुछ इसमें बड़ी बात नहीं, आप खाली लॉजिकल सोचिए कि आप अगर टैक्स डिपार्टमेंट होते तो आप क्या करते। सपोज मेरे पास एक लैंड है, ओपन लैंड है, शहर के बीच में, सिटी के बीच में मेरे पास एक ओपन लैंड है। मिस्टर जेड मेरे पास आए। मिस्टर जेड बोले आपकी लैंड जो हो तो वैकेंट पड़ी हुई है। मैंने बोला हाँ एकदम वैकेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले मेरे लड़के की शादी है, मैं उस वैकेंट लैंड में अपने लड़के की शादी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। मैं बोला बड़ी खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेंट दे दीजिएगा, आप मज़े से शादी कीजिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कितना रेंट है? मैं बोला से 10 लाख रुपया का रेंट है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी आपके नाम पे चेक दे देता हूँ। मैं बोला नहीं, चेक मेरे नाम पे मत दीजिए, चेक आप मिस्टर वाई जो मेरा दोस्त है उसके नाम पे दे दीजिए। उसने पूछा कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, सिंस मेरे से क्लोज था, उसने मेरे से पूछा सर आप ऐसे क्यों करें। मैं बोला देखो मिस्टर वाई की कुछ विशेष इनकम नहीं है और मेरी जो इनकम है वो टैक्स ब्रैकेट एकदम हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आता है। कितने पे? 30% प्लस में आ रही है। अगर ये और 10 लाख रुपया मैं लूंगा तो मुझे 30% प्लस सरचार्ज वगैरह हमको और टैक्स देना पड़ेगा। सरचार्ज सेस वगैरह जोड़ के मेरे को टैक्स देनी पड़ेगी। आप अगर मिस्टर वाई के नाम पे ये चेक देते हैं तो मिस्टर वाई के कुछ विशेष इनकम है नहीं, मान लीजिए 0 इनकम है। अगर इसको ये इनकम मिलती है 5 लाख या 10 लाख रुपया, तो हमको स्लैब की जो बेनिफिट्स है, शुरुआत का 5 लाख, 2.5 लाख तक 0, उसके बाद में 5%, 20% ऐसे जो स्लैब्स है, उस स्लैब से मुझे बेनिफिट मिलेंगे। हम लोग की क्यूमुलेटिव टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। बोलता है वेरी गुड प्लानिंग, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आप अपने में इनकम लेते तो हमको तो फ्लैट 30% एप्लीकेबल हो जाता। वहीं अगर वही इनकम में अपने फ्रेंड मिस्टर वाई के नाम पे अगर वो चेक ले लूँ तो मुझे टैक्स में कुछ कंसेशन तो मिल ही जाएगा, फायदा हो जाएगा। ये बात जब हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट ने भी ये बातें हमारी सुन ली। ओहो, इस तरीके से टैक्स प्लानिंग होती है, इस तरीके से टैक्स की चोरी होती है, इस तरीके से टैक्स बचाया जाता है। तो एक प्रोविजन उन्होंने इनकम टैक्स में इंसर्ट किया। बोला कि अगर एसेट को बिना ट्रांसफर किए, जिस एसेट से आपकी इनकम हो रही है उस एसेट्स को बिना ट्रांसफर किए अगर किसी और के नाम पर आप इनकम लेते हो तो वो इनकम आप ही की मानी जाएगी, आप में वो क्लब हो जाएगी, वो इनकम आप में क्लब हो जाएगी। किस तरीके से क्लब होगी, किस तरीके से मानी जाएगी, वो अपने पढ़ाई करेंगे। लेकिन प्रोविजन अभी फिलहाल ये है कि इनकम एसेट्स जिसका
इनकम भी उसी का ही होना चाहिए। वेरी लॉजिकल, लॉजिक नहीं है तो आप मेरे को बोलिएगा, ये बहुत ही लॉजिकल बात उन्होंने कही है। जिसका एसेट, जिस एसेट से इनकम हो रही है, वो एसेट जिसका है उससे होने वाली इनकम भी उसी की ही होनी चाहिए। किसी और के नाम पे करते हो तो ये प्रोविजन उसको रोक देता है, क्लब हो जाएगी, यानी कि वो इनकम हमारी में क्लब हो जाएगी। हमारी इनकम जब कैलकुलेट होगी उसमें वो इनकम को भी क्लब कर दिया जाएगा और टैक्स अकॉर्डिंगली मुझे ही देना पड़ेगा। आप भले ही बैंक अकाउंट में किसी के भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं। सब एक थोड़ा हाईफाई ले ले तो छोटा सा एग्जाम्पल लिए, एक थोड़ा बड़ा लोग का एग्जाम्पल लेते हैं। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को गाने के अगेंस्ट में रॉयल्टी मिलती है, आज भी मिलती है होगी। लता मंगेशकर जी को बोला गया, लता मंगेशकर जी ने कहा कि एक काम करते हैं, जो रॉयल्टी, जो गाने की राइट्स जो है, जो मेरे पास, वो तो मेरे पास ही रहेगा, पर आप उस गानों की जो रॉयल्टी जो है वो मिस्टर एक्स को दे दीजिए। जो भी कंपनी, जो प्रोडक्शन हाउस था, उसको ये प्रपोजल दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये सेक्शन रोक लेता है। बोलता है वो रॉयल्टी इनकम किस एसेट से हो रही है, जो राइट्स है लता मंगेशकर के पास, उस राइट के बेसिस पर हो रही है। अगर वो राइट मंगेशकर जी के पास है तो उससे होने वाली रॉयल्टी इनकम भी इन्हीं की मानी जाएगी, किसी और की नहीं होगी। अगर ऐसा करते भी है तो ये सेक्शन की वजह से वो इनकम जो रॉयल्टी दी गई किसी थर्ड पर्सन को, वो मंगेशकर जी में क्लब हो जाएगी बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60। आई बात समझ में? कुछ भी कोई कंफ्यूजन लगे नीचे कमेंट्स में डालिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में डालिए, आपको हर क्वेरी का रिजॉल्व करने की 100% कोशिश की जाएगी। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, सेक्शन 60। Where an income is transferred without transferring the assets yielding such income, यानी कि आप जिस एसेट से इनकम कमा रहे हो वो एसेट्स को बिना ट्रांसफर किए सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, देन इनकम सो ट्रांसफर शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। अगर पहले एग्जांपल की बातचीत करें, मैं ट्रांसफरर था, मेरी इनकम मिस्टर वाई के खाते में मैंने डलवा दी, एसेट्स तो मेरे पास ही है, जो जमीन थी वो तो मेरे ही थी, ये जो मैंने खाते में भले उसकी डलवा के मैं खुश हो गया हूं, पर बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन वो इनकम मेरे में क्लब हो जाएगी, मेरे इनकम के साथ क्लब होगी। आई बात समझ में? द अबव प्रोविजन होल्ड गुड्स whether the transfer is revocable or not, or whether the transaction is affected before or after the commencement of this act. सर, ये जो लाइन लिखी है whether the transfer is revocable or not, इसका क्या मतलब हुआ? लोग थोड़ा चालाक ज्यादा होने लगे, उन्होंने क्या करने लगे, टेम्पररी ट्रांसफर कर दिए। टेम्पररी ट्रांसफर मतलब सर ऐसा कहने लगे कि सपोज शादी जो है वो जून महीने में है, तो 1 महीना के लिए मैं ये एसेट मिस्टर वाई के नाम पे ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, वापस 1 महीना बीतेगा, ये एसेट मेरे को वापस से मिल जाएगा। ये तो सर ये इस टाइप का कोई ट्रांसफर होता नहीं है। ये जो ट्रांसफर आप कर रहे हो उसमें ये प्रोविजन को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस टाइप का रिवोकेबल ट्रांसफर आप करते हो तो भी ये प्रोविजन फिट रहेगा, टैक्स जो इनकम है वो आप में ही क्लब होगी। दूसरी तो अपने आप में, दूसरा जो पॉइंट है वो अपने आप में क्लियर है, चाहे वो ट्रांसफर इनकम टैक्स एक्ट के पहले बना हो या बाद में हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े। दूसरा सेक्शन रिवोकेबल ट्रांसफर, इसकी थोड़ी पहले हमने चर्चा भी की थी, उसके लिए पूरा एक सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 61। सर आप बोले थे कि बिना इनकम यील्डिंग एसेट यील्डिंग इनकम को ट्रांसफर किए बगैर अगर इनकम को ट्रांसफर करते हैं तो इनकम क्लब हो जाती है। तो लोगों ने उसका बीच का रास्ता निकाला कि हम लोग एसेट्स को रिवोकेबल ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि वो ट्रांसफर जो टेम्पररी कर रहे हैं थोड़ा दिन बाद में वापस से ले लेंगे। हमने चर्चा भी की थोड़ी देर पहले, उसके पहले वाली स्लाइड में भी इसकी चर्चा की थी, अब उसी का डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं। बोलता है कि अगर आप रिवोकेबल ट्रांसफर भी करते हो, जो ट्रांसफर आप कभी भी रिवोक कर सकते हो, इस टाइप का अगर ट्रांसफर करते हो
तो भी उस एसेट से जो इनकम होगी वो इनकम आप ही की ही मानी जाएगी। समझ में आया मेरी बात? सर रिवोकेबल ट्रांसफर बोलते हैं किसको है? तो इसको डिफाइन किया गया कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 63A में इसको डिफाइन किया गया। क्या बोलता है? ए ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रिवोकेबल इफ, अगर हम लोग इस टाइप का बात बोलें, 1 महीना के लिए ट्रांसफर कर रहा हूँ वापस ये मेरे को राइट्स में, ये तो एकदम ही सिंपल रिवोकेबल ट्रांसफर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो रिवोकेबल है। इसके अलावा भी एक्ट बोलता है इफ इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी पार्ट्स और होल ऑफ द इनकम और एसेट्स टू द ट्रांसफरर। क्या कहना चाह रहा है? बोल रहा है कि मैं अपना एसेट जिससे इनकम होने वाली है वो मैं मिस्टर वाई को दे रहा हूं, पर जिस दिन भी मेरी मर्जी होगी या 1 महीना बाद या मेरी मर्जी जिस दिन होगी वो एसेट मैं वापस से ले लूंगा। दैट ट्रांसफर इज रिवोकेबल। मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई या एक सर्टेन टाइम के बाद रिवोकेशन होगा, ये मेरी मर्जी जब हो गई तो ये जो ट्रांसफर है वो रिवोकेबल माना जाएगा। उस एसेट से जो इनकम होगी वो मेरी इनकम कंसीडर की जाएगी। उसके साथ में लिखा है, मैं एक दूसरा एग्जांपल, मैं ये एसेट मिस्टर वाई को दे रहा हूं अप टू 5 लाख की इनकम, अप टू 5 लाख तक की इनकम, वो इनकम मिस्टर वाई की होगी। उसके ऊपर जो इनकम होगी, जो उस एसेट से इनकम बनेगा, वो मेरी इनकम माननी चाहिए। यानी कि आप ये जो कर रहे हो, कभी कुछ इनकम उसकी कुछ इनकम मेरी, ये जितने भी नेचर हो रही है ये सब रिवोकेबल ट्रांसफर हो रहा है। इस टाइप से अगर आप कोई टैक्स प्लानिंग करते हो तो रुक जाइएगा, आपको एक क्लबिंग प्रोविजन रोक दे रहा है। फिर बोल रहा है इट इन एनी वे गिव्स द ट्रांसफरर a right to reassume power over any part or whole of the income or asset। अगर आप कुछ ऐसा ट्रिक्स लगाते हो कि अगर ये हो गया तो मेरे पास वापस से ये एसेट आ जाएगा। सपोज हम एक एसेट्स मिस्टर वाई को दे रहे हैं, साथ में क्लोज डाल दिए हैं कि अगर मिस्टर वाई अगर उस एसेट्स पे चला, उस लैंड पे अगर पैर रख दिया तो ये वापस मेरे को मिल जाएगा। ये जो कचरा काम आप लोग करने जा रहे हो, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में अगर मेरे पास उस एसेट्स को वापस अपने पास लाने के लिए पावर है तो वो रिवोकेबल है और उस एसेट्स की शुरू से वो इनकम मेरे में ही ऐड होगी। ऐसा हमको वेट नहीं कर रहा है कि वो जिस साल रिवोक होगा उस साल से मेरा इनकम माना जाएगा, ऐसा नहीं है। इस टाइप का अगर पावर भी मेरे पास है, इस टाइप का अगर ट्रांजैक्शन भी हम लोग कर रहे हैं, इस टाइप का ट्रांसफर भी कर रहे हैं, वो ट्रांसफर रिवोकेबल माना जाएगा और उस एसेट से होने वाली जो भी इनकम है वो मेरे हैंड्स में क्लब होगी। क्लियर है? देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। ये जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है? जनरली हम लोग रिवोकेबल किसको समझते हैं? जो ट्रांसफरर को एक पावर देता है कि उस ट्रांजैक्शन को अपनी मर्जी के दिन रिवोक कर सकता है, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिवोकेबल ट्रांसफर बोलते हैं। कुछ एक्सेप्शन दिया गया है। पहला एक्सेप्शन, अगर वो एसेट्स को मैं किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दूं और वो डीड में मैं ये मेंशन करूं कि जब तक बेनिफिशियरी जिंदा है, जब तक बेनिफिट यानी ट्रस्ट का जो बेनिफिट जिसको जाना है, वो बेनिफिशियरी जब तक जिंदा है तब तक ये एसेट मैं वापस नहीं लूंगा। आफ्टर हिज और हर डेथ ये एसेट वापस से मुझे मिल जाना चाहिए। अगर ये इस टाइप का अगर आप ट्रांसफर करते हो, किसी के लाइफ के साथ लिंक करके आप करते हो, तो उसको हम लोग रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे। आई बात समझ में? दूसरा भी उसी से मिलता जुलता ही है। Any transfer which is irrevocable during the lifetime of the transferee। मिस्टर एक्स अपनी एक एसेट मिस्टर वाई को देते हैं, कहते हैं कि जब तक मिस्टर वाई जिंदा है तब तक ये एसेट मिस्टर वाई का, आफ्टर हिज डेथ ये एसेट वापस से मेरा हो जाएगा। इस टाइप का अगर जो ट्रांसफर हो रहा है जो किसी न किसी के लाइफ के साथ लिंक्ड है, वो ट्रांसफर रिवोकेबल नहीं माना जाएगा। दो यहाँ पर एक पावर टू रिजम्पशन आ रहा है, स्टिल
इस ट्रांसफर को हम लोग रिवोकेबल ट्रांसफर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? और एक और छोटा सा एक एक्सेप्शन है, एनी ट्रांसफर मेड बिफोर 1461 विच इज नॉट रिवोकेबल फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 years। 1961 से पहले वो ट्रांसफर होना चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए कि मैं 6 साल तक इस एसेट्स को नहीं लूंगा, 7वें साल से इस एसेट्स को ले लूंगा। ये जो है ये 1461 से पहले का। अब अगर आप करते हो, आप 5 साल के लिए बोलो, 10 साल के लिए लो, 20 साल के लिए बोलो, रिवोकेबल है तो ये रिवोकेबल माना जाएगा। सर तो फिर लीज पे जो देते हैं 20 साल के लीज पे, वो भी क्या रिवोकेबल माना जाएगा? अरे भाई उसके अगेंस्ट में मेरे को इनकम मिलती है, मैं फ्री में नहीं दे रहा हूं, उसके अगेंस्ट में मुझे इनकम मिलती है, टर्म्स है उसमें, 20 साल तक मैंने दिया है, तो ये अलग चीज हो गई। और यहाँ पे नेचर अलग हो गया। आई बात समझ में? वो कमर्शियल टर्म है, वो कमर्शियली हम लोग उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग खाली मियर टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं। सर आपने तो कहा कि टिल लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी या लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी अगर आप ट्रांसफर करते हो तो वो रिवोकेबल नहीं माना जाएगा। हाँ मैंने तो यही कहा, वो रिवोकेबल नहीं माना जाएगा। सपोज मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई एसेट ट्रांसफर किया, ये लिखा कि टिल लाइफ ऑफ मिस्टर वाई ये एसेट मिस्टर वाई की है, उसके बाद में मेरे को ये वापस मिल जाएगी। तो क्या ये रिवोकेबल है? जी नहीं, ये रिवोकेबल नहीं है। सर मिस्टर वाई की डेथ हो जाती है, उसके बाद भी आपने अपना पावर को यूज नहीं किया, अब वो एसेट उनके लड़के लोग यूज कर रहे हैं। इस सिचुएशन में एक्ट बोलता है कि मैंने अपना पावर यूज करके वापस अपने पास वो एसेट लाया या नहीं लाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जैसे ही रिवॉर्ड करने का पावर आ गया, जैसे ही मेरे पास उस एसेट्स को वापस हासिल करने का, वापस लेने का राइट आ गया, उसी दिन से वो एसेट्स से होने वाले इनकम क्लब होगी। किसके पास क्लब होगी? मेरे हाथ में क्लब होगी। यानी कि पावर को एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, वो पावर को ऑब्टेन करना जरूरी है। जिस दिन मेरे पास पावर आ गया, उसी दिन से उससे होने वाले इनकम मेरे हाथ में क्लब होना चालू हो जाएगी। आई बात समझ में? एक छोटी सी टेबल नीचे बनाई हुई है। When the power to revoke the transfer arise, whether such power is exercised or not, मैंने वो पावर एक्सरसाइज करके वो एसेट्स वापस लिया या नहीं लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। When the power to revoke the transfer does not arise, तब तक वो उससे होने वाली इनकम ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल होगी। यानी कि मिस्टर वाई जब तक अलाइव है, वो एसेट्स मिस्टर वाई का है, उससे होने वाली इनकम भी मिस्टर वाई की है। वंस उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो इनकम उससे होगी वो मेरी मानी जाएगी, भले ही मैं उस पावर को एक्सरसाइज किया, रिवोकेशन के पावर को एक्सरसाइज किया या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा एक और छोटा सा प्रोविजन इसमें आपने पढ़ा है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन को जरूर यूज कीजिए एज अ टूल्स। तीसरा केस, रेम्यूनरेशन टू स्पाउस, सेक्शन 64(1)(2। सर ये क्या होता है? देखिए ये हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला पूरा टैक्स प्लानिंग है। कैसे क्या होता है? सपोज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिस्टर एक्स जॉब करते हैं। सपोज वो कहीं टी स्टेट मान लीजिए, उस टी स्टेट के ब्रांच मैनेजर है। उनकी सैलरी कितनी है सर? उनकी सैलरी है से 15 लाख पर एनम। उन्होंने अपनी कंपनी को रिक्वेस्ट किया, सर 15 लाख के ऊपर तो टैक्स बहुत आ जाएगा, आप एक काम कीजिए। क्या काम करना है? आप 7.5 मुझे और 7.5 मेरी वाइफ को सैलरी दीजिए। यानी कि आप अपना एम्प्लॉय मान लीजिए, आप मेरी वाइफ को भी एज एन एम्प्लॉय कंसीडर कीजिए और मुझे भी एम्प्लॉय कंसीडर कीजिए और अकॉर्डिंगली 7.5 कर दीजिए। आपको तो हमको 15 लाख देने हैं, कुछ हमारे नाम पे दे दीजिए, कुछ मेरी वाइफ के नाम पे दे दीजिए। अगर इस टाइप का प्लानिंग किया जाता है, उसके लिए ये सेक्शन बनाया गया है। सर
तो क्या वाइफ का इनकम नहीं हो सकता है? क्या वाइफ तो सैलरी नहीं अरे मिल सकती है, आराम से मिल सकती है, प्रोवाइडेड उसका भी एक क्वालिफिकेशन हो, उसके पास टेक्निकल स्किल हो, उसके पास वो नॉलेज हो, जॉब करके जो अर्निंग होती है एक्चुअल में कर रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये जो इस टाइप की घटिया प्लानिंग आप करते हो उसके लिए ये सेक्शन बनाया गया है। क्या बोलता है? द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल shall include income arising directly or indirectly to the spouse, husband के लिए wife और wife के लिए husband, by way of salary, commission, fee or any other remuneration, whether in cash or in kind, from a concern in which such individual has substantial interest. सर ऐसे तो कोई एम्प्लॉयर करेगा नहीं अनलेस एंड अनटिल मेरी भी उसके अंदर कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, तभी तो वो लोग मानेगा मेरी बात। सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आप 20% या उससे ज़्यादा की इक्विटी होल्ड करते हो, शेयर होल्ड करते हो, और अगर वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या पार्टनरशिप फर्म है तो प्रॉफिट शेयरिंग में आपका हिस्सा 20% या उससे ज़्यादा का हो। सर सिर्फ मेरा ही कि मेरे साथ में मेरी फैमिली का लेके? हाँ हाँ, आपकी फैमिली को लेके, आपका और आपके फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स में सर किसको किसको मानेंगे? फैमिली मेंबर्स में हम लोग स्पाउस को मानेंगे, ब्रदर को मानेंगे, सिस्टर को मानेंगे, और कोई भी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट को मानेंगे। नहीं, आपके लड़के, पोता अकॉर्डिंगली, पोता पोती, लड़की लड़का, ये इसको, और ऊपर साइड में जाए मम्मी पापा दादा दादी अकॉर्डिंगली। सर कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसको कहते हैं। सपोज कुछ खाली पहले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं, पहले ये डिटरमाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद इस प्रोविजन के ऊपर वापस से आते हैं। एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में मिस्टर एक्स 5% होल्ड करते हैं एंड मिस्टर एक्स के फादर पिताजी जो है वो 16% होल्ड करते हैं। तो सर क्या मिस्टर एक्स इस कंपनी के लिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर माने जाएंगे क्या? हाँ जी, माने जाएंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स खुद एंड along with his family member, along with his family members में सर स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट यानी फादर्स भी इन्वॉल्व है। इन दोनों का मिलाकर क्या 20% से ज़्यादा हो गया क्या? इन दोनों का मिलाकर क्या इस कंपनी में शेयर होल्डिंग 20% से ज़्यादा हो गई क्या? तो आप बोलेंगे यस, अगर हो गई है तो मिस्टर एक्स भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं और उनके पिताजी भी इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं। आई बात समझ में? एक बार मैं वापस से डेफिनेशन आपको पढ़ा दे रहा हूँ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे हो रहा है। ही बेनिफिशियली होल्ड्स नॉट लेस देन 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। मैंने कहा था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर अगर आप होल्ड करते हो तो उससे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं बनता। इक्विटी शेयर यानी कि जिसके पास वोटिंग राइट्स हो, प्रेफरेंशियल शेयर के पास तो कोई वोटिंग राइट्स होती नहीं है। 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम, साल के किसी भी दिन, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सच शेयर्स मे बी हेल्ड बाय द एसएससी और पार्टली बाय एसएससी एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव। सर ये तो बड़ा ही इंग्लिश का ज्ञान दे दिया। मैं एक एक करके और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूं। पहला तो केस क्लियर है। सपोज मिस्टर एक्स की उस कंपनी में होल्डिंग है 12% और उसके फादर इन लॉ की होल्डिंग है 12%। क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या? इस कंपनी में मिस्टर एक्स की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या? जी नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? सर मिस्टर एक्स की होल्डिंग 12% प्लस उसके फैमिली की होल्डिंग। सर फादर इन लॉ इस रिलेटिव्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। स्पाउस आ रही है, ब्रदर आ रहा है, सिस्टर आ रहा है, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। ब्रदर मतलब अपना भाई, सिस्टर मतलब अपनी बहन, साला, साली, ससुर जी, सासू जी,
ये सब इसमें कवर्ड नहीं है, ध्यान रहेगा। यानी कि मिस्टर एक्स की इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। एक और एग्जांपल, मिस्टर एक्स की इस कंपनी में 0% होल्डिंग है, एक भी पैसा नहीं लगा रहा, पर उसके फादर जो है इस कंपनी में 25% की होल्डिंग रखते हैं। क्या मिस्टर एक्स की इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या? कितने जन के मन में आया हाँ जी, क्योंकि मिला के 25% तो होल्डिंग हो ही गया? कितने जन के मन में आया? ईमानदारी से अपने मन में जवाब लेना। मेरा आंसर है मिस्टर एक्स की इस कंपनी में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। सर ऐसा क्यों? सर इसको वापस से पढ़िए आप। सच शेयर मे बी हेल्ड बाय द एसएससी, यानी कि 20% पूरा एसएससी खुद होल्ड कर ले, एसएससी या एसएससी 20% या उससे ज्यादा, और पार्टली बाय एसएससी एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव्स। बोलता है ये बीच में एंड है, ये हिंदी वाला और है, ठीक है ना, ये हिंदी में और है। यानी कि पहला क्लॉज तो ये है कि एसएससी पूरा 20% या उससे ज्यादा होल्ड कर ले, या फिर कुछ एसएससी करे और कुछ उसके रिलेटिव्स करे। यहां पे एसएससी ने कुछ भी होल्ड नहीं किया है। यानी कि ये जो फेज है, ये जो फ्रेज जो है, ये एंड के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ये एंड की वजह से ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है। मिस्टर एक्स कुछ होल्ड करे, यहां क्या लिखा है, पार्टली बाय एसएससी एंड पार्टली बाय हिज रिलेटिव। पार्टली बाय हिज रिलेटिव तो समझ में आ गया सर, होल्ड है, पर यहां एंड भी है, पार्टली बाय एसएससी जो है वो लड्डू है। ये क्राइटेरिया जो है, डेफिनेशन जो है, ये फुलफिल नहीं हो रही है। अगर इस टाइप का सिचुएशन हो तो मिस्टर एक्स की इस कंपनी में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उसके फादर की जरूर इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। आई बात समझ में? वहीं अगर मिस्टर एक्स की यहां पे 0.1% भी अगर होल्डिंग हो जाती, एक भी शेयर अगर हो जाता, इक्विटी शेयर ऑब्वियसली, तो मिस्टर एक्स को हम लोग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर कहते। क्लियर है? आई बात समझ में? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को पहले समझ रहे हैं, उसके बाद में अपना जो एक्चुअल प्रोविजन है उसको भी पढ़ लेंगे। सपोज सर मिस्टर एक्स की 12% होल्डिंग है एंड मिसेज एक्स की भी 12% होल्डिंग है। अब दोनों सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माने जाएंगे, दोनों इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, खुद एंड पार्टली बाय हिमसेल्फ एंड पार्टली विद रिलेटिव्स। रिलेटिव की डेफिनेशन में स्पाउस कवर्ड है। 12 + 12 20% या उससे ज्यादा का ही फिगर होता है। हैंसफोर्थ ये दोनों ही, एंड वाइफ के भी एंगल से समझे, पार्टली बाय हरसेल्फ एंड पार्टली बाय रिलेटिव्स। रिलेटिव के डेफिनेशन में स्पाउस कवर्ड है। दोनों का ही मिस्टर एक्स एज वेल एज मिसेज एक्स दोनों इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं। क्लियर है? सपोज एक और एग्जांपल है, मिसेज एक्स का इस कंपनी में 10% होल्डिंग है और इनके जो ससुर जी जो है, यानी कि फादर इन लॉ जो है, वो इस कंपनी में 12% होल्डिंग करते हैं। तो सर दोनों सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रख रहे हैं क्या? दोनों के लिए जवाब दीजिएगा। सर अगर अपने कल्चर के हिसाब से जाएं, शादी होने के बाद तो लड़की का ससुराल ही सब कुछ है, तो फादर इन लॉ उसके रिलेटिव ही हुए। अकॉर्डिंगली यहाँ पे लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट को कवर भी किया गया है, तो इन दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इसके अंदर माना जाना चाहिए। ये बात कितने जन सोच रहे हैं, या फिर कितने जन सोच रहे हैं कि फादर इन लॉ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है पर मिसेज एक्स का नहीं है, या कोई और परमुटेशन कॉम्बिनेशन? मेरा आंसर यह है कि इन दोनों का ही इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अगेन
मिसेज एक्स 10% होल्ड कर रही है, वेरी गुड, हम लोग यहाँ पढ़ा भी है, पार्टली बाय एसएससी एंड पार्टली बाय हिज रिलेटिव्स। तो यहाँ रिलेटिव्स की डेफिनेशन में जब देखने गया, फादर इन लॉ तो कहीं कवर्ड ही नहीं है, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर कवर्ड है, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट कवर्ड है। जब भी कोई डिमिंग प्रोविजन आएगा, मैंने हाउस प्रॉपर्टी की क्लास में भी आपको कहा था, जब भी कोई डिमिंग प्रोविजन आएगा आपको उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना है, जो लिखा है बस वही आप फॉलो कीजिए, जो लिखा है बस आप वही फॉलो कीजिए। हैंसफोर्थ मिसेज एक्स की यहाँ पे कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। सिमिलरली अगर फादर इन लॉ की बातचीत करें, इनकी 12% जरूर है, पर क्या यहाँ पे सन्स वाइफ का रिश्ता यहाँ कवर्ड है क्या रिलेटिव्स की डेफिनेशन में? नहीं है सर। तो क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में आया है। मिसेज एक्स, इनकी होल्डिंग 10% है और इनके पिताजी की, इनके फादर की इस कंपनी में होल्डिंग 12% है। क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा क्या? हाँ जी, दोनों का माना जाएगा। सर ये तो शादी हो गई तब भी ये माना जाएगा? अरे शादी होने से ये बेटी बेटी नहीं रहेगी क्या? शादी होने से इनके जो पिताजी, इनके जो फादर है, फादर नहीं रहेंगे क्या? इनके फादर तो फादर ही रहेंगे। प्रोविजन हमारा एकदम क्लियर है, अलॉन्ग विथ रिलेटिव्स अगर आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हो तो 20% और मोर अगर होल्ड करते हो तो आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माने जाएंगे। शादी और ना शादी ये तो हमने कहीं लिखा नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई एक्सेप्शन में डाला नहीं। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर कोई प्रोविजन डिमिंग करवाया जा रहा है, किसी का मीनिंग दिया जा रहा है, आप उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो कीजिए, अपना ज्ञान, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि उसमें मत इंसर्ट कीजिए। आई बात समझ में? क्लियर है? अब आते हैं वापस से हम लोग इस प्रोविजन को पढ़ते हैं। द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल shall include income arising to the spouse by way of salary, commission, fee or any other remuneration from a concern in which such individual has substantial interest। कह रहा है सपोज मिस्टर एक्स का एक कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंपनी से मिसेज वाई को भी मिसेज एक्स को भी, उस कंपनी से मिसेज एक्स को भी कुछ रेम्यूनरेशन, फी या सैलरी या कमीशन मिल रही है। अगर इस सिचुएशन हो तो ये जो इनकम जो है वो इनमें क्लब हो जाएगी। ये इनको जो रेम्यूनरेशन, सैलरी जो मिली है, वो रेम्यूनरेशन, वो सैलरी मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब हो जाएगी। सर आप तो बहुत ही एकदम ओपन, मतलब ऐसा बोलते हैं कि कोई लेडीज अर्निंग कर ही नहीं सकती। सर अगर उनका खुद का नॉलेज की बेस पे अगर उनको सैलरी मिल रही है, वो पहले से उस जॉब में थी, वहीं उनका अफेयर हुआ, दोनों की शादी हो गई एंड जॉब कंटिन्यू है, तो सर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ आपका क्वेश्चन का। तो एक्सेप्शन है ना सर। अगर आपके पास इस मिसेज एक्स के पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या फिर कोई वर्किंग उस टाइप के काम के लिए कोई एबिलिटी है, नॉलेज है, कैपेसिटी है, देन ये प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा। आप साबित कर दीजिएगा कि भाई मिसेज एक्स को जो सैलरी मिल रही है इस कंपनी से, वो उनके टेक्निकल नॉलेज या क्वालिफिकेशन के बेस पे मिल रही है, ना कि मिस्टर एक्स की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होने की वजह से मिल रही है। आप ये एस्टेब्लिश कर दीजिएगा, हम लोग क्लबिंग नहीं कराएंगे। आप तो ऐसे बोलिए, सब पूरा बात बोलिए, आप तो बोल ही रहे हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? सर एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई। सपोज मिस्टर एक्स एक कंपनी में काम करते हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, उस कंपनी में डायरेक्टर भी है, वो कंपनी एक मूवी बना रही है, वो कंपनी एक मूवी बना रही है। अगर उस मूवी में एक ऑब्वियसली हीरोइन चाहिएगी, हीरोइन चाहिएगी, मॉडल चाहिएगी,
मिस्टर एक्स ने सोचा क्यों ना मैं अपनी वाइफ, जो कि पहले मॉडलिंग करियर था उनका, उनको ही चांस दे दूं और घर के पैसे घर में ही बचा लूं। अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी वाइफ को ही उस मूवी में हीरोइन बना लिया। उनको एज अ हीरोइन उनको पेमेंट भी किया गया। तो क्या क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा क्या? ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे उनकी वाइफ जो है, उनके पास एक नॉलेज है, एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है। सर टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो आप बोल रहे हैं, क्वालिफिकेशन तो पढ़ाई लिखाई करने से आती है। क्वालिफिकेशन तो पढ़ाई लिखाई करने से, एक डिग्री करने से आती है सर। तो मॉडलिंग के लिए तो उन्होंने कोई डिग्री नहीं की है, तो वो एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? वो एस्टेब्लिश करेंगे कि मैं तो पहले ही एक मॉडल थी। क्लियर है? तो सर टेक्निकल क्वालिफिकेशन कहने का मतलब है कि आपको अपनी योग्यता के बेस पर आपको अगर कुछ रेम्युनरेशन मिल रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर सिर्फ और सिर्फ उस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वजह से रेम्युनरेशन मिल रहा है तो हमको दिक्कत है। क्लियर है? आई बात समझ में? सर एक और क्वेरी मेरे दिमाग में आ रही है। मिस्टर एक्स एक कंपनी में 75% होल्ड करते हैं। मिस्टर एक्स एक कंपनी में 75% की होल्डिंग है। ये कंपनी डिविडेंड देना चाहती है। ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिविडेंड देना चाहती है। तो मिस्टर एक्स बोलते हैं, सिंस 75% होल्डर है तो मालिक यही है कि डिविडेंड जो है वो मेरे में मत दीजिए। डिविडेंड जो है मेरे चेक में, मेरे अकाउंट में मत दीजिए, आप मेरे वाइफ में ट्रांसफर कर दीजिए। क्या ये इनकम, ये जो डिविडेंड इनकम जो वाइफ को हो रही है, मिस्टर एक्स की फाइल में क्लब होगी या नहीं होगी? सर अभी तो पढ़ाया था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वजह। ये कितने जन सोच रहे हैं कि इस प्रोविजन के अंदर वो क्लब होगी? जितने भी जन सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। सर क्यों गलत सोच रहे हैं? वाइफ को ये डिविडेंड मिल क्यों रहा है? उनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो है नहीं। इनको ये डिविडेंड की इनकम सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स ने जो होल्डिंग की है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, उसकी वजह से ही मिल रहे हैं। तो ये सेक्शन तो अप्लीकेबल ही है सर। आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं है? मैं वापस से इस सेक्शन को आप पढ़िए। Sir, the total income of an individual shall include income arising to the spouse by way of salary, commission, fees, or any other remuneration from a concern in which such individual has substantial interest. सर यहाँ तो डिविडेंड कहीं लिखा हुआ नहीं आया। यहाँ लिखा है सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेमुनरेशन। डिविडेंड तो यहाँ लिखा नहीं है। तो सर ये एनी अदर लिखा है ना, इस एनी अदर में तो हम लोग सब कुछ कर ही देते हैं सर, एक्सेट्रा लिखते हैं ना, तो उसमें तो सब कुछ कवर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे तो इनकम ही तो बोलना चाह रहा है। ओ माय डियर फ्रेंड, जब एक्स्ट्रा बोला जाता है ईटीसी का मतलब क्या होता है? उसमें पूरी दुनिया आ जाती है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं इंटरप्रिटेशन आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ईटीसी लिख देने से या एक्स्ट्रा लिख देने से उसके अंदर पूरी दुनिया नहीं आ जाती है। ईटीसी जो लिखा गया वर्ड है वो अपना कलर पिछले जो एग्जाम्पल चल रहे हैं उसी से ही लेता है। ईटीसी जो वर्ड है वो अपना कलर पीछे, वो अपना जो मीनिंग जो है वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। जो पीछे जो वर्ड्स उसके चल रहे हैं ना, उन्हीं नेचर्स की इनकम के बारे में वो कलर ले लेता है, वही कवर्ड करता है। आप उनको कुछ भी नाम से बोलिए, सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेमुनरेशन, ये सारे जो वर्ड्स है वो सैलरी को डिनोट कर रहे हैं। ये सारे जो वर्ड्स है सर सैलरी को डिनोट कर रहे हैं। सैलरी चैप्टर्स में ये सब आपने कवर किया है, वो वही वर्ड्स यहाँ पे ला रहे हैं। डिविडेंड्स तो उसमें कवरेज में नहीं है। तो क्या क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? क्लबिंग प्रोविजन होगा सर। कभी तो बोल रहे क्लबिंग प्रोविजन नहीं होगा, कभी आप बोल रहे क्लबिंग प्रोविजन होगा। आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं।
ओ डियर, क्लबिंग प्रोविजन इस सेक्शन में नहीं होगा, पर हमने जो सबसे पहला जो सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 60, उसको वापस से रिकॉल कीजिए। आप अपना दिमाग को हाथी की तरह फैलाइए। सेक्शन 60 खुद बोलता है बिना एसेट ट्रांसफर किए अगर आप कोई इनकम ट्रांसफर करते हो तो वो आप ट्रांसफर के हाथ में क्लब होगा। वो क्या हो रहा है यहाँ पे, मिस्टर एक्स का एसेट्स क्या है, शेयर्स। उन्होंने शेयर तो मिसेस एक्स के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया, अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया, खाली क्या कर रहे हैं, उस एसेट से होने वाली इनकम जिस एसेट से हो रही, एसेट्स यील्डिंग इनकम को बिना ट्रांसफर किए सिर्फ इनकम को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो सेक्शन 60 ही तो रोक देता। आप 64(1)(2) में आई क्यों रहे हो? एक दो एक्सेप्शन और बनेंगे, आप बातचीत करेंगे। Income generated through technical or professional qualification of the spouse is not to be clubbed in the hands of the total income of the individual. सर ये क्वालिफिकेशन जो वर्ड्स है वो इन्होंने सही नहीं लिखा है। क्वालिफिकेशन तो कोई न कोई डिग्री या कोई न कोई पढ़ाई करने से ही आता है, अदरवाइज नहीं आता है। सर ये क्वालिफिकेशन बहुत ब्रॉडर सेंस में लिखा गया है। किशोर कुमार गाते थे, उनके पास कोई डिग्री थोड़ी थी। जैसे मैं सपोज मान लीजिए मैं एक्टिंग करता हूं, पर मेरे पास कोई डिग्री थोड़ी है। वो मेरी क्वालिफिकेशन, चाहे वो ह्यूमन गॉड गिफ्टेड हो या फिर कोई पढ़ाई लिखाई करने से आती हो। सर तो फिर ऑडिटिंग का क्या बोलेंगे आप? ऑडिट तो सबको थोड़ा बहुत चेक करना तो ऐसे ही आता है। सर जहाँ पे लॉ है कि वो काम बिना वो क्वालिफिकेशन, वो डिग्री लिए बगैर नहीं हो सकता, वहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब वो डिग्री होना चाहिए। लेकिन अब गाना गाना, मेरा आवाज़ अच्छी है, मैं कोई अब बिना कोई डिग्री लिए भी तो मैं गाना गा सकता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन है, वो मेरी वो टेक्निकल नॉलेज है। लेकिन जहाँ मुझे सीए का साइन, ऑडिटर का साइन चाहिए, वहाँ तो मुझे वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिएगी, अदरवाइज तो वो हो नहीं सकता। आई बात समझ में? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहाँ पे लॉ है कि वो काम बिना सपोज मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ, बिना एमडी बिना एमएस के कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो वहाँ पे अगर मैं किसी वैद्य के पास जाके अगर ऑपरेशन कराऊंगा वो गलत है। जहाँ पे जो चीज़ के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जो पढ़ाई जरूरी है, उसके लिए तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। उसके अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, और भी कई काम है जहाँ पर नॉलेज होता है जिसके लिए कोई डिग्री या कोई पढ़ाई की दरकार नहीं होती है। आई बात समझ में? क्लियर है? यानी कि ये टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो वर्ड्स है अपने आप में बहुत वाइडर सेंस में रहता है, और कभी कभी बहुत नैरो हो जाता है। नैरो जब सपोज आप ऑडिटिंग का काम, तो आप भले ही काम किए हो, आप सीए इंटर, सीए फाइनल सब, लेकिन फाइनल आपका पास नहीं हुआ, आपने 10 साल से आप काम कर रहे हैं, आपने पढ़ाई की है या आपका एक्सपीरियंस है, आप ऑडिट अच्छा कर लेते हो, रिटर्न भी भर लेते हो, पर अल्टीमेटली साइन करने के लिए तो आपको डिग्री चाहिए। अगर उसके बगैर आप वो काम कर ही नहीं सकते, वहाँ पर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यानी कि बहुत वाइडर दायरे में आप सोचिए। गट इट? 2-3 केस और अपने को इसके साथ में डिस्कशन करने हैं। सपोज सर आपने एक एग्जांपल लिया था, मिस्टर एक्स एक कंसर्न में 12% होल्ड करते हैं, मिसेज एक्स भी इस कंसर्न में 12% होल्ड करती है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसका है? सर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इस कंसर्न के अंदर है। तो सर रेम्युनरेशन अगर मिसेस एक्स को अगर मिलता है तो आप बोले थे कि किस में क्लब करेंगे फिर? अगर इनको टेक्निकल क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रहा है कोई दिक्कत, तब कोई दिक्कत नहीं है, इनका इनके पास, इनका अपने पास ही है, अदरवाइज ये क्लब हो जाएगा। आई बात समझ में? सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर दोनों को ही रेम्युनरेशन मिल रहा है, पर दोनों के पास ही कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। उस सिचुएशन में दोनों ही कुछ काम नहीं करते हैं, खाली वो परसेंटेज की होल्डिंग है, उससे उनको सैलरी रेम्युनरेशन मिल जा रहा। बोलता उस सिचुएशन में इस रेम्युनरेशन वाली इनकम को आप हटा दीजिए, बाकी इनकम तो इनकी होगी ना।
बाकी इनकम को कंप्यूट कीजिए, अदर इनकम जो है उनकी वो उसको लीजिए, उनमें से जिसकी इनकम ज़्यादा आएगी उसमें वो इनकम क्लब करवा दीजिएगा। सर मैं यहाँ पे अलग अलग सीनियरों की बातचीत कर रहा हूँ। अभी जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों का उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों को ही रेमुनरेशन मिल रहा है, दोनों के पास ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। उस सिचुएशन में इस रेमुनरेशन जो मिल रहा है, उस कंसर्न से जो मिल रहा है, उस इनकम को हटा दीजिए, बाकी इनकम को आप चेक कीजिए। बाकी इनकम में जिसकी इनकम ज़्यादा है उसमें वो क्लब हो जाएगा, जो रेमुनरेशन है वो इनकम क्लब हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर एओ चाहे तो सिचुएशन को रिवर्स भी कर सकता है। अगर उसको समझ में आए कि नहीं यहाँ पे टैक्स प्लानिंग कुछ और तरीके से हो रही है तो एओ इस सिचुएशन को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि क्लबिंग दूसरे पार्टनर में भी करा सकता है। क्या लिखा है? When both have substantial interest in a concern and both are drawing remuneration from that concern without possessing any specific qualification, remuneration will be included in the total income of husband or wife whose total income excluding such remuneration is higher. बातचीत की है तभी। In subsequent year clubbed with the total income of that spouse. जब एक बार जिसमें क्लब हो जाती है वो लाइफ लॉन्ग वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर एओ चाहे तो सिनेरियो को चेंज कर सकता है। सर उनकी दोनों की इनकम दूसरी इनकम है ही नहीं, क्या एग्जांपल मेरे को वापस से समझाइए। सर हस्बैंड वाइफ दोनों सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, दोनों को उस कंसर्न से रेमुनरेशन मिलता है, लेकिन दोनों की और कोई इनकम है ही नहीं। अब आप तो बोले थे दोनों अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, तो जिनकी अदर इनकम जिस पार्टनर की ज़्यादा है, हस्बैंड की है तो हस्बैंड में, और वाइफ की अगर अदर इनकम ज़्यादा है तो वाइफ में क्लब करवा दीजिएगा। यहाँ पे तो उन दोनों की दोनों कोई और इनकम है ही नहीं। अब क्लबिंग का ये कैसे मैकेनिज्म होगा, हायर किस्ता निकालें? तो बोलता है एक्ट आपका बोलता, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी कोई डिमिंग प्रोविजन किया जाए वर्ड टू वर्ड आपको फॉलो करना है। जब भी कोई डिमिंग प्रोविजन है आपको वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। यहाँ पे तो डिम्ड ही हो रहा है ना, आपकी इनकम को डिम्ड कर रहा है, आपकी इनकम मान रहा है जबकि वो आपकी इनकम है नहीं। सिंस यहाँ पर जो उन्होंने रास्ता दिया था वो रास्ता फेल हो जा रहा है, जहाँ कंप्यूटेशन करने का तरीका फेल हो जाता है वहाँ पे चार्ज भी फेल हो जाता है। यानी कि क्लब मत कीजिएगा, यानी कि क्लबिंग मत कीजिएगा। पहला इंटरप्रिटेशन का रूल आप याद जरूर रखिएगा, ये कई जगह आपको वर्क काम देगा। वेयर मेथड ऑफ कंप्यूटेशन फेल्स चार्ज फेल्स। सर समझ में नहीं आया, इतना हाईफाई इंग्लिश हमको क्लियर नहीं हुआ। देखिए जब भी कोई डिमिंग या आपको कोई चीज़ डिम्ड करवाया जाएगा तो डिम्ड कैसे करना है, किस सिनेरियो में करना है, कैसे वर्क आउट होगा, ये तो उनको एक्ट को ही बताना पड़ेगा ना। अगर वो एक्ट उस मोमेंट पर साइलेंस है, उस मोमेंट पर साइलेंट है, क्लियर कट नहीं है, आप समझ लीजिए कि एक्ट नहीं चाहता कि इस सिनेरियो में ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो। वेयर मेथड ऑफ कंप्यूटेशन फेल्स चार्ज फेल्स। जब भी आपको कोई चार्ज लगाया जाएगा तो आपको इनकम, सपोज इनकम पे आपको टैक्स देना, खाली टैक्स देना ये बोलने से तो नहीं होगा, आप एक्ट को ये भी बताना पड़ेगा हाउ टू कंप्यूट दैट इनकम। अगर वो कंप्यूटेशन नहीं देता, कंप्यूटेशन का मेथड नहीं देता, हाउ टू कंप्यूट के बारे में पूरा डिटेल्ड नहीं देता, इसका मतलब उसके ऊपर उसको लेना ही नहीं है टैक्स। आई बात समझ में? वेयर मेथड ऑफ कंप्यूटेशन फेल्स चार्ज फेल्स। अपने एग्जाम्पल में बातचीत करें, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हो, दोनों को ही रेमुनरेशन मिल रहा हो, दोनों के पास ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन ना हो, दोनों की ही कोई भी अदर इनकम ना हो, उस केस में क्लबिंग प्रोविजन का ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉ ने इन सिचुएशन, इस टाइप की सिचुएशन का आंसर दिया ही नहीं है। जब भी कोई डिमिंग प्रोविजन होता है आप उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो कीजिए, अपना बुद्धि ना लगाइए कि बस किसी का नहीं है तो हस्बैंड में जोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में यही होता, ऐसा नहीं है। आप अपना दिमाग मत लगाइए, जब भी कोई डिमिंग प्रोविजन है आप उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो कीजिए।
जहां नहीं हो रहा है यानी कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इस सिनेरियो में क्लबिंग हो। आई बात समझ में? क्लियर है सर? क्लबिंग हो रहा है ये मतलब क्या होता है? सपोज मिस्टर एक्स को 5 लाख मिला है और मिसेज एक्स को भी 5 लाख मिला है, ठीक है? तो क्लब कैसे करेंगे सर? उनको भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, इनको भी मिला है, चिल्ड्रन एजुकेशन मिला है, सब है। पहले पूरी कंप्यूटेशन जिसके जिसके रिस्पेक्टिव हाथ में है उनमें कंप्यूट कर लीजिए, जो भी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह जिसको जो जो मिलना है सारा कंप्यूट कर लीजिए। सपोज मान लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलना ही है सैलरी में, 5 लाख मिस्टर एक्स का सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 4,50,000। सिमिलरली वाइफ का भी आपने कंप्यूट कर लिया। अब जिसमें क्लब करनी है उसमें ये सीधा 4,50,000 लाके जोड़ दीजिए। ऐसा मत कीजिएगा, सपोज मिस्टर एक्स को भी 5 लाख मिला एंड मिसेज एक्स को भी 5 लाख की सैलरी मिली, तो अगर सैलरी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया 4.5, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया 4.5 लाख, 4.50 लाख उनकी इनकम हो गई। ये जो 4.5 लाख है ये आप ले जाके इधर क्लब कर दीजिए, जिसमें भी क्लबिंग होना चाहिए इस सिचुएशन, चाहे मिस्टर एक्स का मिसेज एक्स में जाएगा या मिसेज एक्स का मिस्टर एक्स में, जिसमें भी जाए। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ मिसेज एक्स में इनकम क्लब होगी, तो मिसेज एक्स की सैलरी इनकम आप बोलिएगा 9 लाख। सर यही तो होता, तो इसमें कोई नया बात तो आप बोले नहीं। सर दूसरा तरीके से कंप्लीट हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। मिस्टर एक्स 5 लाख, मिसेज एक्स 5 लाख, क्लबिंग हो जाएगा पूरा इधर 10 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 9.5। ये गलत तरीका है, ये तरीका सही है, ये गलत तरीका है। पहले आप पूरा इनकम को कंप्यूट कीजिए फिर ले जाके उसको क्लब कीजिए, जो कि हमने इस एग्जांपल में किया। ये एग्जांपल करेक्ट है, ये तरीका गलत है। क्लबिंग इस तरीके से होगा। सर फिर भी तो 50,000 का फायदा हो गया। हाँ हो गया, वो आप मजे कीजिए, इंजॉय कीजिए उस प्लानिंग का। एक और छोटा सा प्लानिंग लोड करते हैं जिसको रोकने के लिए सेक्शन बनाया गया है। प्लानिंग ये है कि अगर सपोज हम अपने नाम पे एफडी बनाएगा तो उसे जो इंटरेस्ट होगा उस पर 30% हमको टैक्स देना पड़ेगा। इससे अच्छा एक काम करते हैं, वो रुपया मैं अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ और उसके अकाउंट में एफडी बना लेते हैं। तो जो रुपया का इंटरेस्ट आएगा, सिंस उनकी वाइफ नॉन टैक्सेबल है, उनकी फाइल, सॉरी वाइफ नहीं, उनकी फाइल जो है वो नॉन टैक्सेबल है, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एंड अकॉर्डिंगली मैं और मेरी वाइफ मिलकर 30% अपना टैक्स सेव कर ले रहे हैं। इस टाइप की प्लानिंग को रोकने के लिए ये एक प्रोविजन लाया गया। सर इस टाइप का कहीं प्लानिंग पहले भी सुने हैं? कहाँ पे सुने हैं? जरा दिमाग लगाइए, कहाँ पे इस टाइप का प्लानिंग सुना है आपने? इस टाइप की प्लानिंग को रोकने के लिए एक सेक्शन है, आपने पहले भी पढ़ा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जहाँ डीम्ड ओनरशिप का पढ़ाई आपने पढ़ी है। क्या पढ़ी है डीम्ड ओनरशिप में? डीम्ड ओनरशिप में आपने पढ़ा है कि अगर कोई एसेट, कोई हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र करता, अपनी स्पाउस को ट्रांसफ़र करता विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड विदाउट वो लिविंग अपार्ट वाला जो प्रोविज़न था, देन उससे जो इनकम होगी वो मिस्टर एक्स की ही यानी ट्रांसफर की ही मानी जाएगी। ऐसा याद है ना, आपने पढ़े हैं सेक्शन 27 डीम्ड ओनर का पहला पार्ट में हम लोग वहाँ पे पढ़े हैं। अब उस समय अपने बातचीत भी किए थे कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घर ट्रांसफ़र होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब अदर देन हाउस प्रॉपर्टी कोई भी एसेट ट्रांसफ़र होता है डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा। उसकी पढ़ाई उस समय मैंने कहा था कि क्लबिंग में आपकी आएगी, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। क्या होना चाहिए तो आपको समझ में आ गया होगा। In computing the total income of an individual subject to the provision of section 27(1), इसका तो हमने अलग से पढ़ ही लिया था। Income arising from assets transferred to spouse without adequate consideration shall be included in the income of that individual। क्या बोलना चाह रहा है? सपोज मिस्टर एक्स ने
₹5,00,000 अपनी वाइफ को दिया। मिसेज एक्स ने इससे एक एफडी किया, ईयर में उनको ₹50,000 का अर्निंग हुआ। मान लीजिए 10% इंटरेस्ट मिला, 50,000 इंटरेस्ट इनकम हुई। तो बोलता है ये रुपया किसका था? मिस्टर एक्स का था। तो ये जो रुपया जो इनकम जनरेट हुई है 50,000 की, ये इनकम भी मिस्टर एक्स की मान ली जाएगी, क्लब कर दिया जाएगा। कंप्यूटेशन पहले जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में किया था ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह माइनस करने के बाद, सिमिलरली यहाँ पर भी उस इनकम को कंप्यूट कीजिएगा। आफ्टर एनी डिडक्शन अगर कोई मिलना हो तो वो सब कंप्यूटेशन कीजिएगा, एंड उसके बाद में वो जो नेट इनकम रही वो मिस्टर एक्स में ट्रांसफर हो जाएगी। आई बात समझ में? बी केयरफुल, अगर मिस्टर एक्स हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते एंड मिसेज एक्स को कोई इनकम होती उस हाउस प्रॉपर्टी से, तो कंप्यूटेशन करने का तरीका अलग था। हाउस प्रॉपर्टी में पूरा कंप्यूट करके जोड़ते नहीं थे, उसमें वो हाउस प्रॉपर्टी ही उसका मान लेते थे, एंड अकॉर्डिंगली कंप्यूटेशन उस हाउस प्रॉपर्टी से जो कंप्यूटेशन भी होता था वो मिस्टर एक्स के हाथ में ही होता था। बी केयरफुल, पूरा डिटेल हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसके बारे में बातचीत किया है। बी केयरफुल, क्लबिंग का मेथोडोलॉजी अलग है। डीम्ड ओनरशिप में किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो अलग तरीका है। यहाँ पे पहले पूरा कंप्यूटेशन मिसेस एक्स के हाथ में हो रहा है, एंड देन जो नेट इनकम है वो मिस्टर एक्स के पास जा रही है। पर डीम्ड ओनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़े सर। एक और चीज, इसमें तो कई सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में अराइज हो रहे हैं। क्या? सपोज मिस्टर एक्स ने ₹5,00,000 ट्रांसफर किया। ओके, किसको? मिसेस एक्स को। इनको ईयर के एंड पे ₹50,000 की अर्निंग हुई। वेरी गुड, अच्छी बात है। मिसेस एक्स ने इस रुपये को भी एफडी में ट्रांसफर कर दिया। अब सेकेंड ईयर में इनको ₹55,000 की इनकम होनी चालू हो गई। तो क्या 55,000 क्लब हो जाएगा क्या पूरा? बोलता है नहीं रे, इस 55,000 का 2 हिस्सा कीजिए। इस ओरिजिनल 5,00,000 पे कितना इंटरेस्ट है सर? 50,000, 50,000। और इस बैलेंस जो एक्स्ट्रा जो 50,000 जो दिया उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है सर? प्रोपोर्शनल कर लिया हमने 5,000। बोलता है कि जितना रुपया मिस्टर एक्स ने दिया था ना ओरिजिनली, उससे जो इनकम हो रही है बस उतना ही क्लब कीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा ये जो इनकम पे इनकम जो हो रही है वो तो कहीं आपने लिखा नहीं है, क्लबिंग नहीं होगा, वो प्रोविजन कहीं नहीं है। ये इनकम क्लब नहीं होगी, ये मिसेज एक्स की ही मानी जाएगी। यानी कि रूल ये बन के आया, इनकम ऑन इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड। आई बात समझ में? क्योंकि यहां पे देखिए क्या लिख रहा है, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इनकम अराइजिंग फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, एसेट्स कौन सा है? कितना रुपए का एसेट्स हमने ट्रांसफर किया? ये एसेट हमने ट्रांसफर किया ₹5,00,000। बस इतना ही, इसके ऊपर जो इनकम होगी बस वही मिस्टर एक्स में क्लब होगी। इस इनकम के ऊपर अगर इनकम जो हो रही है वो क्लब नहीं होगी। आई बात समझ में? सर वो तो अल्टीमेट तो उसी से ही हो रहा है, 50,000 से ये 5,000, अल्टीमेट तो यही रूट कॉज ऑफ दिस इनकम भी तो यही है। अरे भैया अपना दिमाग ना लगाइए ज्यादा, रूट कॉज इतना ज्ञान मत लगाइए। इनकम टैक्स लॉ हमने पहले भी आपको कहा था, डीमिंग प्रोविजन में आप लॉ को वर्ड टू वर्ड फॉलो कीजिए, आप अपना दिमाग, अपना मैजिकल माइंड उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। आई बात समझ में? आगे बढ़े सर। एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, बोल दीजिए क्या है एग्जांपल। सपोज मिस्टर एक्स ने शेयर्स ट्रांसफर किए। ओके, इस शेयर से डिविडेंड इनकम हुई, क्लबिंग होगी क्या? ऑब्वियसली होगा। इस शेयर्स को बेचने से कैपिटल गेन हुआ, सर क्लबिंग होगा क्या? हाँ जी ऑब्वियस होगा। किसके हाथ में इनकम ये चली जाएगी? मिस्टर एक्स के पास ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सर इस कंपनी ने बोनस दिया,
इस बोनस के ऊपर भी डिविडेंड आ रहा है या फिर कैपिटल गेन हो रहा है, इसका क्या होगा सर? इसका क्या होगा? समझ में आया? मेरा एग्जांपल क्लियर है ना? किसी को मेरा एग्जांपल क्लियर है ना? आपने बोला इनकम ऑन इनकम क्लब नहीं होगा। यहां पे जो एसेट जो बढ़ गया, एसेट सपोज 100 शेयर था, उसके अगेंस्ट में 10 शेयर और मिल गया बोनस, ये 110 जो हो गया, ये जो 10 जो शेयर्स मिला, इसके ऊपर जो भी इनकम होगी या कैपिटल गेन होगी, ये क्लबिंग नहीं होगा। आपके स्पाउस ने जो एसेट्स आपको दिया है, बस उसी एसेट से जो इनकम होगी वही क्लब होगी। मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपीस ट्रांसफर किए, उन्होंने एक ऑफिस खरीदा 5 लाख रुपए का, उस ऑफिस से उनको रेंट आ रहा है से 1 लाख रुपीस, क्लब होगा क्या? यही उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू यही है। सर हाउस प्रॉपर्टी के केस में तो डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27 में पढ़ाई होगी ना? कितने जन के दिमाग में ये आया है? वो सब गलत है। उस समय हमने बातचीत किया था कि एसेट्स हाउस प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर होना चाहिए। अगर हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई चीज ट्रांसफर होती है तो डीम्ड ओनरशिप एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी नहीं हुई थी, यहाँ पे ट्रांसफर कैश हुआ था, कि डीम्ड ओनरशिप तो आएगा नहीं। तो कितना रुपया क्लब होके जाएगा सर? 1 लाख रुपया क्लब हो जाएगा क्या? नहीं सर। कितना क्लब होगा? 70,000। सर ये अब 70,000 का फिगर कहाँ से डिराइव कर लिया आपने? अरे भैया ये ऑफिस है, हाउस प्रॉपर्टी ओनरशिप है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 1 लाख आपका नेट एनुअल वैल्यू, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 70,000 जाके इधर क्लब हो जाएगा। यानी पहले यहाँ इनकम कंप्यूट करनी है। हाँ जी करनी है। अरे भैया जब सैलरी वाला जब कर रहे थे उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों तो दिलाया गया था, फिर जाके मैंने 4.5 लाख रुपए क्लब किया था, याद आया? सेम यहीं पे, यहाँ पहले आप इनकम कंप्यूट कीजिए और फिर जो 70,000 रुपया निकला वो जाके क्लब कीजिए। सर वहीं अगर ये मिस्टर एक्स मिसेज एक्स को हाउस प्रॉपर्टी दिए होते तो इसकी पढ़ाई यहाँ पे मत पूछिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बातचीत का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सर मिस्टर एक्स ने एडिक्यूट कंसिडरेशन लेके अपनी वाइफ को कोई दिया हो तो वाइफ को देगा, और एडिक्यूट कंसिडरेशन लेने की हिम्मत मिस्टर एक्स को छोड़ के मिस्टर एक्स क्या किसी में भी नहीं है। अगर हो क्लबिंग मत कराना, और क्या। अगर एडिक्यूट कंसिडरेशन के साथ हुआ है तब तो वो ट्रांसफर ही हुआ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्चुअल ट्रांसफर है, जेन्युइन ट्रांसफर है, क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। सर अगर इनएडिक्यूट कंसिडरेशन था पर कंसिडरेशन था, सपोज कोई एसेट है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए 5 लाख रुपीज है, मिसेस एक्स ने 1 लाख रुपया दिया और वो एसेट मिस्टर एक्स से ले लिया। देयर इज ए कंसिडरेशन बट द कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट। इस सिचुएशन में अगर इस एसेट से कोई इनकम होती है तो इस प्रोपोर्शनेट में 1:4 के प्रोपोर्शनेट में बांट लीजिएगा। 4 लाख जो है वो क्लब हो जाएगा, 1 लाख के ऊपर जो इनकम रहेगी वो क्लब नहीं होगी। क्लियर है? सर मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स का डिवोर्स हो रहा है, उसकी वजह से उनको कुछ एसेट्स देना पड़ रहा है, कैश देना पड़ा मान लीजिए, तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ऐसा बात हमने पहले भी पढ़े हैं। सर मिस्टर एक्स की एक गर्लफ्रेंड है, नाम है लिली। मिस्टर एक्स ने लिली को 5 लाख रुपया दिया एंड लिली की ईयरली इनकम इस 5 लाख से एफडी में रख दिया, 50,000 हुई। क्लबिंग होगा क्या? नहीं होगा। लिली इज नॉट स्पाउस। स्पाउस होने से ही क्लबिंग होगा। सर उनके बाद में इनकी शादी भी हो गई, नहीं होगा।
जिस दिन ट्रांसफर किया जा रहा है उस दिन शादी होनी चाहिए, उस दिन वो रिलेशनशिप होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है उस दिन होनी चाहिए। अगर उस दिन नहीं है, क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सब बातें हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा है, वीडियो आराम से आप देख सकते हो। यानी कि मैरिज शुड बी सब्सिस्ट ऑन बोथ डेज, जिस दिन ट्रांसफर किया जा रहा है एंड जिस दिन इनकम अराइज हो रही है, उन दोनों दिन वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की होनी चाहिए। अगर वो रिलेशनशिप नहीं है देन क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? आगे बढ़े। एक्सेप्शन हम लोग बातचीत कर चुके हैं। व्हेन सच ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, द ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट वेयर एन एसेट ट्रांसफर इज हाउस प्रॉपर्टी। बातचीत किए थे, ये सेक्शन 27(1) से कवर्ड होता है। The relationship of husband and wife must subsist on the date of transfer of assets as well as on the date of accrual of income. No clubbing provision shall be attracted if transfer is made before। ये सब हमने बातचीत ऑलरेडी कर चुकी। एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है। क्या एग्जांपल है सर, बता दीजिए। सपोज एक्स HUF है, इसके करता है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स करता है। ये जो HUF है इसमें कैश पड़ा हुआ था। मिस्टर एक्स ने क्या किया, फैमिली मेंबर्स को बुलाया। फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, उनकी वाइफ भी है, उनका सन भी है, उनकी डॉटर भी है, सब मेजर है। 2 लाख इनको दे दिया गया, इनको भी 2 लाख दे दिया गया और इनको भी 2 लाख दे दिया गया। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। सर इनके लिए तो चलो कोई बात नहीं है, अलग जो भी अपने पढ़ाई बाद में देखेंगे। इनके लिए बोलिए सर, इस इनकम, ये जो एसेट्स ट्रांसफर हुआ है, इनको वाइफ ने इस पैसे को FD में कन्वर्ट किया और 20,000 रुपीज ईयर के एंड पे अर्निंग हो गई। क्या ये रुपया मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब होगा क्या? सोच के जवाब दीजिएगा। देने वाला मिस्टर एक्स ही है। ये रुपया क्लब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देने वाला कौन है? मिस्टर एक्स। सर ये तो हमको भी दिख रहा है मिस्टर एक्स ने ही दिया है। हस्बैंड ने दिया है कि कर्ता ने दिया है? सर दोनों एक ही तो है ना, दोनों एक नहीं है सर, एक ही तो आदमी मिस्टर एक्स। हमने बातचीत किया था डियर फ्रेंड, याद करो दीवार पिक्चर। सर दीवार, अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर का एक एग्जांपल मैंने इसी क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। देने वाला कौन है? जब वो पुल के नीचे वो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दीवार मूवीज में मिलते, कभी देखिएगा तो अमिताभ बच्चन तो गुंडा बन जाता है एंड शशि कपूर वाज इंस्पेक्टर। तो दोनों भाई रहते हैं, दोनों ब्रदर रहते हैं, वो एक ब्रिज के नीचे मिलते हैं। तो अमिताभ बच्चन शशि कपूर से पूछते हैं, मुझे सुनने वाला कौन है? भाई सुन रहा है कि इंस्पेक्टर सुन रहा है? जबकि सुनने वाला वहां पे एक ही बंदा है, शशि कपूर। तो दो जन कहां से क्रिएट हो गए? बंदा एक ही है, लेकिन वो फिर भी उसका क्वेश्चन है कि मुझे सुनने वाला कौन है, भाई की इंस्पेक्टर। यानी कि वहां 2 पर्सन अवेलेबल थे, एक ही पर्सन के अंदर 2 पर्सन इन्वॉल्व थे। शशि कपूर एज अ ब्रदर सुनने आया है कि शशि कपूर एज अ इंस्पेक्टर मुझे सुनने आया है? कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इज द मच मोर इंपॉर्टेंट देन इज फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल पर्सनालिटी। तो शशि कपूर का भी जवाब होता है, जब तक एक मुजरिम कहेगा तब तक नहीं, सॉरी, जब तक एक भाई कहेगा भाई सुनेगा, जब एक मुजरिम कहेगा तो इंस्पेक्टर सुनेगा। यानी कि कैपेसिटी 75 से इंपॉर्टेंस है भाई साहब। मूवीज को सीखो, लर्न करो उनसे। उन समय उस मूवीज ने एक कंसेप्ट दिया था, यानी कि कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे ये जो ट्रांसफर किया जा रही है, जो रुपया 22 लाख रुपीज वाइफ को ट्रांसफर हुआ है, कोइंसिडेंटली वो तरता की वाइफ है, इंसिडेंटली वो तरता की वाइफ है। एक्चुअल में जो ट्रांसफर कर रहा है ये रुपया, वो तरता ट्रांसफर कर रहा है, हस्बैंड ऑफ वाइफ नहीं कर रहा है। हस्बैंड ऑफ मिसेज एक्स ये रुपया ट्रांसफर नहीं कर रहा है, कर्ता ऑफ एक्स एचयूएफ ये रुपया ट्रांसफर कर रहा है। हैंसफोर्थ ये जो 20,000 है, इनके लिए क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, इस सेक्शन में तो नहीं है, एटलीस्ट ध्यान रहेगा। आगे बढ़े। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, स्पिरिचुअल और रिलीजियस बेनिफिट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एडुकेट कंसिडरेशन। ये भी हमने बातचीत किया था सर, हमने कहीं लॉ में बचपन में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लव एंड अफेक्शन इज कंसिडर्ड एज एडिक्यूट कंसिडरेशन, ऐसा कुछ पढ़े थे। एडिक्यूट नहीं बट कंसिडरेशन माना जाता है। वो लॉ की पढ़ाई है, लॉ तक लिमिटेड रखिए, इनकम टैक्स लॉ में उसको इंसर्ट मत कीजिए। लव एंड अफेक्शन हमारे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है सर। रिलीजियस तरीका, रिलीजियस वे से हमको देना पड़ता है, वो सब, ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। कंसिडरेशन मतलब होना चाहिए सर। तो क्या इससे कुछ प्लानिंग किया जा सकता है क्या? देखिए, प्लानिंग नंबर 1 तो आपने इसे एनालाइज किया होगा। इनकम ऑन इनकम जो है वो क्लब नहीं होता, तो आपने जो फ्यूचर में होने वाली जो इनकम के ऊपर जो इनकम है उसके ऊपर तो टैक्स लायबिलिटी आपने शिफ्ट कर दिया है। कुछ तो प्लानिंग बचाइए आप, कुछ तो टैक्स फ्यूचर में तो बचाएंगे इससे। सर कैसे? बातचीत किया था, 5 लाख एफडी, 50,000 रुपये इनकम, वो क्लब होगा। वो सेकेंड ईयर में जब 55,000 रुपये इनकम हुई तो उसमें 50,000 रुपया तो क्लब हो जाएगा, लेकिन बैलेंस जो 5,000 वो तो क्लब नहीं होगा। यानी कि आप टैक्स तो बचाए रहे हैं फ्यूचर में। एक और ब्रिलियंट प्लानिंग मैं आपको इससे बता देता हूं। सर क्या प्लानिंग है? एक बार मैं बैक लेता हूं, थोड़ा स्पेस बनाता हूं। सपोज मिस्टर एक्स के पास शेयर्स है, शेयर्स नहीं कर रहा हूं मैं, डिबेंचर्स है मान लीजिए। इस डिबेंचर्स पे 10% उनको रिटर्न मिलता है। हर साल इनकम आती है, हर साल इनको टैक्स देना होता है। कितना रुपए का है सर? ये 5 लाख रुपीस के डिबेंचर है। ठीक है, वेरी गुड। मिसेज एक्स को अगर ये डिबेंचर दे दिया जाए तो इससे जो इंटरेस्ट आएगा, जो 50,000 रुपीज आएगा, क्या क्लबिंग प्रोविजन होगा क्या एप्लीकेबल? हाँ जी सर, अभी तक तो यही पढ़ा है। इसमें क्या प्लानिंग आप बता रहे? होल्ड। अगर ये ट्रांसफर एडिक्यूट कंसिडरेशन के साथ हो तो? सर एडिक्यूट कंसिडरेशन तो वाइफ से आप ही तो बोले तो मिल नहीं सकता। अरे हो सकता है। आप उनके फाइल में जो ज्वेलरी है उसमें से 5 लाख रुपए कम कर दीजिए। फाइल से उनको क्या मतलब है? वाइफ को फाइल से कोई मतलब नहीं होता। मैं नॉर्मल इंडियन ट्रेडिशनल फैमिलीज की बातचीत कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई एग्जाम्पल, माई स्पिरिट, अदरवाइज इसको मत लीजिएगा। आप ये ज्वेलरी जो है आप अपने फाइल में शो करना चालू कीजिए और ये डिबेंचर इधर ट्रांसफर कर दीजिए। मैं क्या किया, ज्वेलरी जो है उठा के मिस्टर एक्स की फाइल में ले गया, एंड ये जो डिबेंचर्स है वो मैं स्पाउस की फाइल में ले आया। तो इससे क्या हो गया सर? अरे इससे प्लानिंग हो गई। आपको नियर फ्यूचर में ज्वेलरी बेचनी नहीं है। ज्वेलरी तो ऐसे भी अब कोई इनकम टैक्स वाला देखने थोड़ी आ रहा है कि आप पहन रहे हो कि आपकी वाइफ पहन रही है, और कोई भी पहने उससे क्या फर्क पड़ता है। उसका फायदा ये है, ये जो ईयरली जो 50,000 की जो इनकम हो रही थी, इसके ऊपर जो टैक्स है वो आपने बचा लिया, क्योंकि अब ये एडिक्यूट कंसिडरेशन के साथ होने वाला ट्रांजैक्शन हो गया। मैंने उनको 5 लाख के डिबेंचर दिया, 5 लाख की ज्वेलरी ली। ये तो एडिक्यूट कंसिडरेशन ही तो है सर। एक पैसा भी उसमें ऊपर नीचे नहीं किया। जितना का डिबेंचर उतना का ज्वेलरी मैंने लिया, एडिक्यूट कंसिडरेशन है। पर इससे मेरी प्लानिंग ये हो गई, इस 50,000 रुपये पे जो टैक्स होना था वो अब मिसेज एक्स के पास ही चली जाएगी।
इसकी लायबिलिटी, इसके ऊपर जो टैक्स है वो मिसेज एक्स के पास ही चला जाएगा, इसके ऊपर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर ज्वेलरी से होगा ना, अरे ज्वेलरी में कोई रेगुलर इनकम होती है क्या? अनलेस एंड अनटिल ज्वेलरी को नहीं बेचो तब तक कोई इससे इनकम होती है क्या? पड़ा रहेगा, वैसे भी पड़ी थी वैसे भी पड़ा है। आई बात समझ में मेरी? दिस इज ए गुड प्लानिंग। एंड इसको रोकने के लिए क्लबिंग प्रोविजन काफी नहीं है, ये किया जा सकता है। If property has been transferred to a spouse directly or indirectly for a consideration which is inadequate, बातचीत किए हुए अपने proportionate कर लेना। Form of assets, the assets so transferred need not to remain in its original form, बातचीत किए थे, नजर दिए थे, उससे उन्होंने assets खरीदा, fixed assets किया या फिर house property खरीदा, clubbing provision is applicable। Accretion of assets, income arising to the transfer from the accretion of such property shall not be clubbed, बातचीत किए थे, बोनस शेयर जो मिल जाता है उससे जो इनकम होगी वो क्लबिंग में नहीं आएगा, बातचीत किए थे अपने। एंड इनकम ऑन इनकम भी क्लब नहीं होता। कैपिटल गेन क्लब होता, बातचीत किए थे। इनकम ऑन इनकम बातचीत कर चुके हैं अपने। आफ्टर द डेथ, सपोज मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, क्लबिंग होगा कि नहीं होगा? अरे सर आदमी मर गया तब क्या क्लबिंग? कोई क्लबिंग नहीं होगा, अब रिलेशनशिप ही नहीं रहा हस्बैंड वाइफ वाला। अब जो इनकम है मिसेज एक्स ये नहीं बोल सकती देखिए इसके ऊपर जो इनकम हो रही थी 50,000, उसके वो तो हमारे हस्बैंड के हाथ में क्लब होता था, तो आप उन्हीं से टैक्स लीजिए, हम क्यों टैक्स दें क्लबिंग प्रोविजन के हिसाब से। आफ्टर डेथ ये चैप्टर क्लोज, मिसेज एक्स को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? क्रॉस गिफ्ट क्या होता है? सर वाइफ को अगर गिफ्ट देवें या एसेट्स ट्रांसफर करें तब प्रॉब्लम आप बता रहे हैं। ऐसा तो कर सकते हैं ना, मिस्टर एक्स मिसेज वाई को गिफ्ट दे देवे, मिसेज वाई, हाँ क्रॉस कर रहा हूं मैं, और मिस्टर वाई जो है वो मिसेज एक्स को ट्रांसफर कर देवे गिफ्ट। तो सर हस्बैंड ने वाइफ को दिया भी नहीं है तो ये तो बाईपास हो सकता है। अगर नहीं पकड़ा जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज दिस इज नॉट वेरी गुड टैक्स प्लानिंग। ये अच्छी प्लानिंग नहीं है। डिपार्टमेंट बोलता है अल्टीमेटली आप यही कर रहे हो कि मिस्टर एक्स जो है वो मिसेज एक्स को दे रहा है, खाली बस एक रोटेशन डाल रहा है वाया मिस्टर वाई, एंड मिस्टर वाई जो है वो अपनी ही वाइफ को दे रहा है वाया मिस्टर एक्स दिलवा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। क्लबिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल, ध्यान रहेगा। अगर जो आप रुपया दे रहे हो या जो एसेट्स दे रहे हो वो एसेट या रुपया वाइफ जो है, सॉरी मैं सारे एग्जांपल में हस्बैंड को देने वाला मान रहा हूँ और वाइफ को लेने वाला मान रहा हूँ, रिवर्स सिचुएशंस में भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। अगर जो हस्बैंड सपोज कैश वाइफ को दिया एंड वाइफ ने उस कैश से बिजनेस चालू किया और बिजनेस से इनकम हो रही है, तो क्या क्लबिंग प्रोविजन होगा क्या? एकदम होगा। सर कैसे निकाला जाएगा? बोलता है कि अगर प्रोप्राइटरी बिजनेस चालू किए हैं तो इनकम फ्रॉम सच बिजनेस को प्रोपोर्शनेट कर लेना। कैसे? वैल्यू ऑफ सच एसेट्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के दिन उसका क्या वैल्यू था, और डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में कितना रहा है एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। इस रेशियो में जो इनकम आएगा वो क्लब हो जाएगा, बाकी जो है वो क्लब नहीं होगी। सर एक समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दिखाइए। सपोज मैंने अपनी वाइफ को 10 अप्रैल के दिन 5 लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपीस। उसने अपने 7 लाख रुपीस और मिक्स किए, ऑल टुगेदर 12 लाख हुआ। एक बिजनेस चालू कर दिया 11 अप्रैल के दिन, और साल के एंड में मान लीजिए 1.2 लाख की इनकम हुई। प्रोपोर्शनेट करने में इजी रहेगा, इसलिए 1.2 लाख की इनकम हुई। क्लबिंग होगा कि नहीं होगा? कितने जन के दिमाग में है कि क्लबिंग होगा और कितने जन के दिमाग में है क्लबिंग नहीं होगा? क्लबिंग नहीं होगा के पीछे है कि फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर तो यहाँ तो 10 अप्रैल है, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा।
कोई भी वैल्यू ऑफ सच एसेट्स ट्रांसफर कुछ हुआ नहीं, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट तो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर कुछ है नहीं, तो 0/0 ये तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। कितने जन के थिंकिंग में ये आया है, वो जितने भी जन ये सोच रहे हैं सब गलत सोच रहे हैं। क्लबिंग होगा इस रेशियो में ये इनकम बढ़ेगी 5:7, यानी कि 50,000 हस्बैंड के पास चला जाएगा एंड 70,000 वाइफ के हाथ में टैक्सेबल रहेगा। सर ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया, फॉर्मूला में तो हम फिट नहीं बैठा पा रहे हैं, तो आपका यानी फॉर्मूला गलत है। नहीं भैया, फॉर्मूला भी सही है। इनकम फ्रॉम सच बिजनेस कितना, 1,20,000 into value of such assets as on the first day of the previous year। बेसिक कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा, किसी सोर्स ऑफ इनकम के लिए बिजनेस जब आप करते हो, अगर आपने सपोज बिजनेस 1 मार्च के दिन चालू किया है, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर उस बिजनेस के लिए 1 मार्च से लेकर 31 मार्च माना जाता है। अगर कोई नया सोर्स पिक्चर में आता है तो वो जिस दिन से आप चालू करते हो, स्टार्ट करते हो, उसका फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर उस दिन से ही माना जाता है। याद है, यहाँ फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर उस साल का 1 अप्रैल बाय फ्रीज नहीं तो हम इधर लिख ही देता 1 अप्रैल। 1 अप्रैल होना जरूरी नहीं है, जिस दिन ये सोर्स इनकम चालू होगा उस दिन को फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर उस सोर्स को माना जाता है। अकॉर्डिंगली 10 अप्रैल के दिन भले ही गिफ्ट दिया गया, उन्होंने बिजनेस भी 10 अप्रैल के दिन चालू किया है, तो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर हमारा 10 अप्रैल ही माना जाएगा। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के दिन हमने कितना, उस एसेट्स का वैल्यू कितना था, 5 लाख रुपीज जितना हमने दिया। टोटल कितना हो गया, 7 + 5 12 लाख। प्रोपोर्शनेट कर लो, 50 और 70 आना है। सर अगर ऐसा होता, बिजनेस उसका एग्जिस्टिंग होता और हमने 10 अप्रैल के दिन अगर एसेट्स देता तो फर्स्ट ईयर में क्लबिंग नहीं होता, अगले साल में कर लेते, अगले साल से क्लबिंग चालू हो जाता। क्लियर है? अगर यही रुपया पार्टनरशिप में लगाया जाता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलता उसको इस प्रोपोर्शनेट रेशियो में बांट लेते। सर खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही क्यों, रेम्युनरेशन क्यों नहीं? अरे रेम्युनरेशन का रुपया से लेना देना होता है क्या? रेम्युनरेशन तो काम करने का लिंक होता है, काम करने की वजह से मिलता है। इसकी वजह से खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए बोलता है, रेम्युनरेशन को प्रोपोर्शनेट करने के लिए नहीं बोलता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आगे बढ़े, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन को यूज कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टैक्स पॉइंट इंडिया इस चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो। एसेट्स ट्रांसफर टू एओपी और अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है। आप डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, इनडायरेक्टली किसी एओपी में दे रहे हो एंड अकॉर्डिंगली वो वाइफ को देगा, उस सिचुएशंस में भी ये क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है। सर इसका कोई एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मिस्टर एक्स ने एक LIC पॉलिसी ली, किसके लिए ली? मिसेस एक्स के नाम पे। ऑन पेपर स्पॉन्सर्ड भी यही है और इंश्योर्ड भी यही है, तो प्रीमियम कौन दे रहा है? मिस्टर एक्स दे रहा है। एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन होने के बाद 10 साल 20 साल का जितना भी पॉलिसी, उसके बाद में रुपया किसको मिलेगा? मिसेस एक्स को मिल जाएगा, क्योंकि पॉलिसी ओनर तो यही है, मिसेस एक्स। हुआ क्या, स्लोली एंड स्टेडी मिस्टर एक्स ने एक सर्टेन अमाउंट धीरे 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 करके मिसेस एक्स को ट्रांसफर कर दिया है। उससे जो इनकम होगी, क्लबिंग तो होनी चाहिए, क्लबिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसफर है। आई बात समझ में? आगे बढ़, सेम ऐसा ही प्रोविजन सन्स वाइफ के लिए है। बी केयरफुल, सन्स वाइफ के लिए, सन्स वाइफ मतलब पुत्र वधू, यानी कि लड़के की वाइफ। ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, अगर कोई भी एसेट्स आप अपने सन्स वाइफ को ट्रांसफर करते हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन उससे जो भी इनकम होगी, क्लबिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल। जो इतने एग्जांपल हम लोग वाइफ के केस में किए हैं, स्पाउस के केस में सारे एग्जांपल यहाँ एप्लीकेबल है। बस एक और कंडीशन यहाँ जोड़ दीजिएगा, वो ट्रांसफर जो होना चाहिए वो इस डेट के बाद होना चाहिए।
31 मई 1973 के बाद। सर ये सन्स वाइफ है तो दामाद यानी कि जमाई या ब्रदर, क्या बोलते हैं इसको, लड़की के हस्बैंड, सन इन लॉ के ऊपर भी एप्लीकेबल है क्या? नहीं। आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? मैंने कहा ना डिमिंग प्रोविजन है ये, जितना कहा गया जितना लिखा गया बस उतना ही समझिए, अपना दाएं बाएं दिमाग ना लगाइए। सर सन्स को ट्रांसफर करें, अरे भैया खाली सन्स वाइफ के लिए प्रोविजन है, आप खाली सन को कर रहे हो तो कोई लॉजिक ही नहीं है। सर सन्स वाइफ, डॉटर, सन इन लॉ, ठीक है, खाली इसी के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर इसको कोई एसेट्स ट्रांसफर किया जाए आफ्टर दिस डेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, जो भी इनकम होगी क्लब होगी। इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अपना दिमाग नहीं लगा सर, रिश्ता तो कुछ मिलता जुलता ही नहीं है। अरे होने दो ना, आपको जितना बोला गया उतना ध्यान रखो। आई बात समझ में? आगे बढ़े। सिमिलरली वो एओपी के थ्रू भी ट्रांसफर करो, जैसे एलआईसी का जो इससे अपने एग्जांपल लिए, तो वो भी इसमें कवर्ड होगा। आगे बढ़ेंगे इसमें, और जितने एग्जांपल उधर पढ़े थे, इनकम ऑन इनकम, एट्रिशन ऑफ इनकम, सब यहां पे एज इट इज एप्लीकेबल है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अगर किसी माइनर बच्चे को इनकम होती है, माइनर यहाँ रिलीजियस के लिए नहीं, एज के लिए, अगर किसी माइनर बच्चे को कोई इनकम होती है, वो इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। सर पेरेंट्स तो दो होते हैं, मम्मी और पापा, किसके हाथ में क्लब होगी? जिसकी इनकम विदाउट कंसिडरिंग दिस इनकम, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके हाथ में क्लब होगी। सर एक बार क्लब होने के बाद उसी के हाथ दूसरे साल भी उसी, हाँ दूसरे तीसरे सर उसी के हाथ में क्लबिंग चालू रहेगा, अनलेस एंड अनटिल एओ अदरवाइज कुछ ना कर दे तो। आई बात समझ में? सर इसके कुछ एक्सेप्शंस है क्या? हाँ जी एकदम एक्सेप्शन है। 3 सिनेरियो में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। क्या सिनेरियो है? अगर माइनर चाइल्ड वो इनकम अपने किसी मैनुअल वर्क से कमाए, खुद मजदूरी करके अगर उसने कुछ इनकम किया, हमारे जैसे मोदी जी जब बच्चे थे बोलते हैं चाय बेचते थे, उससे जो उनको आमदनी हुई है वो उनके पिताजी या मदर्स की फाइल में क्लब नहीं होगी, क्योंकि वो उनका मैनुअल वर्क से अर्निंग किया हुआ पैसा है। उनके ऊपर अगर कोई टैक्स बनेगा तो वो नहीं कोई देना था। अगर माइनर चाइल्ड को जो इनकम हुई है उसके कोई स्पेशल टैलेंट या तो इसी स्किल की वजह से हुआ तो वो क्लब नहीं होगा। सर स्पेशल टैलेंट वगैरह इंडियन आइडल्स में और क्या डांस इंडिया में कितने सारे बच्चे हैं, वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, जीतते हैं, पैसा कमाते हैं, वो इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। सर तीसरा, अगर वो बच्चा किसी डिसेबिलिटी में कवर्ड है, फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको, सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी जो कि सेक्शन 80U में स्पेसिफाइड है, उनमें से किसी डिसेबिलिटी में वो डिसेबल बच्चा है, तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर होगा कब और माइनर बच्चे की इनकम कैसे होगी? सर एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है कि अगर जेन्युइन तरीके से माइनर बच्चे की इनकम हो रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसका क्लबिंग नहीं रखा गया। लेकिन होता क्या है कि फादर अपना ही टैक्स प्लानिंग करने के चक्कर में सपोज 10 लाख रुपीज़ का गिफ्ट माइनर को दे दिया, उससे उसको गिफ्ट एफडी करवा दिया, जो 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है वो तो माइनर की होगी, अलग से एक एडिशनल बेसिक एजम्पशन लिमिट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इनकम होगी वो पेरेंट्स के हाथ में इस सिचुएशंस में क्लब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये 3 सिनेरियो में अगर इनकम जनरेट हो रही है तब क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। यानी कि जिसमें मैनुअल वर्क उस बच्चे को कुछ अपना स्किल, कुछ टैलेंट, कुछ दिमाग नहीं लगाना है और उसको ऐसे ही बैठे बैठा इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। पापा ने शेयर्स बच्चे के नाम पर खरीद लिए, डिविडेंड इनकम है मिल रही है, उसमें कुछ बच्चे को करना पड़ा है क्या? कुछ नहीं करना पड़ा है। पापा ने बच्चे के नाम पे एफडी बनवा दिया, कुछ करना पड़ रहा है क्या? बच्चे को इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है। वो पैसा भी वो कहाँ से लाया? कहीं से नहीं है, वो पापा ही दिया। इस टाइप की जो प्लानिंग आप कर रहे हो उसको रोकने के लिए यहाँ पे प्रोविजन बनाया गया है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अगर होती है तो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। कौन से पेरेंट्स में?
जिसकी इनकम, जिस पेरेंट्स की इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम ज्यादा है, उस पेरेंट्स के हाथ में ये इनकम क्लब होगी। द इनकम अराइज, और 3 एक्सेप्शन हम लोग बातचीत किए हैं। अगर मैनुअल वर्क करने से मिल रहा है, या अपने स्किल या अपने स्पेशल टैलेंट की वजह से मिल रहा है, या फिर वो बच्चा हैंडीकैप्ड हो। एक एग्जम्पशन मिलता है जब क्लबिंग होती है, तब एक एग्जम्पशन मिलता है। सर एग्जम्पशन ये है, जितना रुपया भी क्लब हो रहा है माइनर बच्चे का, वो या फिर 1500 रुपया, इन दोनों में से जो कम रहेगा उतना रुपये का एग्जम्पशन आपको मिलेगा, जिसके भी हाथ में क्लब हो रहा है। सर 3 बच्चे की इनकम क्लब हो रही है, तो क्या तीनों का मिलाकर 1500 होगा क्या? नहीं, पर बच्चा 1500 रुपया तक का एग्जम्पशन पेरेंट्स को मिलेगा। 3 बच्चा है, सपोज पहले बच्चे की इनकम है 1000 रुपया, दूसरे बच्चे की इनकम है 2000 जो क्लब होनी है 2000 रुपया, तीसरे बच्चे की इनकम है 3000 रुपया। सर कितना रुपये का एग्जम्पशन मिलेगा? सर 3 बच्चे हैं तो 3 से 1500, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4500 आ गया। 45 का एग्जम्पशन हो जाए, 3 to 5 1 6000 टोटल इनकम है। 6000 में 4500 माइनस कर दीजिए, 1500 जो है वो टैक्सेबल रह जाएगा। ये पेरेंट्स के हाथ में कैलकुलेशन चला जाए। कितना जन ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। सर जब कैलकुलेशन ये जो 1500 का जो आप एग्जम्पशन भी लोगे, पर बच्चा वाइज लेना है आपको, रेस्ट्रिक्शन नहीं है चाइल्ड के ऊपर, पर बच्चा वाइज कैलकुलेशन, पर बच्चा वाइज देखना है। सर 1500 और इनकम सो क्लब्ड, 1000 और 1500 विच एवर इज लोअर, कितना का एग्जम्पशन होगा? 1000। 2000 और 1500 विच एवर इज लोअर, 1500। 3000 और 1500 कितना रुपए का एग्जम्पशन होगा? 1500। बचा कितना? 1500। ऑल टुगेदर कितना रुपया पेरेंट्स में जुड़ जाएगा? 15 + 500, ऑल टुगेदर 2000। पहला वाला आप कर रहे तो 1500 आ रहा था, ये जो रॉन्ग तरीका, दिस इज द करेक्ट वे। गॉट इट? सर एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है मेरे, बोल दीजिए, दसो क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन ये है, इस बच्चे को लॉटरी लगी, इस बच्चे को लॉटरी लगी, कितना रुपए का लॉटरी लगा? सर 10,000 रुपीज का लॉटरी लगा। क्या सर लॉटरी लगा है? अरे समझ लीजिए 10,000 की लॉटरी लगी, समझने में इजी रहेगा। तो क्या ये इनकम भी क्लब होगी क्या? ये जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी हुआ है क्लब होगा क्या? चेक कीजिए, क्या ये मैनुअल वर्क से हुआ है? सर लॉटरी लगाने में कोई मैनुअल वर्क नहीं लगता। स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपीरियंस से हुआ है क्या? नहीं सर, लॉटरी में क्या स्पेशलाइज टैलेंट है? एक खरीदना ही तो है। क्या बच्चा हैंडीकैप्ड है क्या? नहीं सर, बच्चा नॉर्मल है। क्लबिंग इज एप्लीकेबल। सर कितना रुपया क्लब होके कितना रुपया इनकम बढ़ाएगा? 10,000 बढ़ाएगा। सर ये एग्जम्पशन मिलेगा क्या? सर लॉटरी से तो आप बोले थे ना, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता, कोई डिडक्शन नहीं मिलता, सिर्फ एक यही मिलता है, 10,000 और 1500 विच एवर इज लोअर, 8,500 रुपीज क्लब हो जाएगा। सर किस में क्लब होगा? मम्मी में या पापा में? इस इनकम के अलावा जो दूसरी इनकम है पेरेंट्स की, विच एवर इज हायर, जिसका इनकम ज्यादा है उसमें ले जाके क्लब कर देना। सर अगर ऐसा हो, इंटरेस्ट इनकम 2000, लॉटरी इनकम 10,000, एक ही बच्चे का बात हो रहा है, तो क्लबिंग कैसे होगा? सर ऑल टुगेदर 12,000, 1500 रुपया बाद दिया, 1500 माइनस हो गया, विच इज लोअर, बैलेंस इज 10,500 शैल बी क्लब्ड। सर टैक्स कैसे निकलेगा? सपोज पेरेंट्स का इनकम भी सिर्फ 2 लाख रुपीज ही है, तो ये बता सकता है टैक्स कैसे निकलेगा? 2 लाख प्लस 10,500 क्लब वाला इनकम, टोटल 2,10,500। अगर ऐसी सिचुएशन हो, कितना जन बोल रहे हो टैक्स नहीं आएगा? मैं 87A वगैरह की बातचीत नहीं कर रहा हूँ, पहला स्टेप का टैक्स आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी एकदम बिल्कुल आएगा। सर लॉटरी इनकम के ऊपर तो 30% हर हाल में आएगा। 3,000 रुपीज विल बी हिज टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है? आगे बढ़े तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं,
कि ये जो 1500 का इधर ले लो, इधर से नील रखा तो ये 2000 हो गया और ये हो गया 8500, एंड अकॉर्डिंगली पेरेंट्स के हाथ में हम बोल रहे हैं कि 10,500 क्लब होना चाहिए, बट 8,500 लॉटरी है एंड 1500 जो बाकी जो बैलेंस है वो आपका ये है। मतलब ऐसा नहीं चलेगा। अगर लॉटरी के अलावा भी कोई इनकम है बच्चे की तो पहले जो 1500 का जो है वो एग्जम्पशन आप दूसरी इनकम से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके अगर बचा है तो लॉटरी से। क्लियर है एकदम? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन को यूज कीजिए, चैनल के कमेंट, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना कमेंट डालिए। आगे बढ़ सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट ये भी होगा क्या? हाँ जी एकदम होगा। बच्चे के नाम पे दादाजी ने एक जमीन छोड़ दी थी, बेच दी है, बच्चे का क्या स्टील पिस्टिल लगा है क्या? कुछ नहीं है। क्लबिंग इज एप्लीकेबल। सर मम्मी पापा में सपोज डिवोर्स हो जाए तो, अगर वैसा सिचुएशन आ जाए तो बच्चा जिसके पास है उसके पास में क्लबिंग होना चालू हो जाएगा। व्हेन मैरिज सबसिस्ट, जिसकी इनकम ज़्यादा, जब मैरिज नहीं रही तो जिसके पास बच्चा इनकम भी क्लब उसके पास में। सर बच्चा इधर मतलब बोलता है चाइल्ड इन रिलेशंस टू एन इंडिविजुअल इंक्लूड स्टेप चाइल्ड, समझाने की दरकार नहीं है, अडॉप्टेड चाइल्ड बट डज नॉट इंक्लूड ए ग्रैंड चाइल्ड। जो क्लबिंग है वो पेरेंट्स में है, ग्रैंड पेरेंट्स में नहीं है, खाली पेरेंट्स तक। सर पेरेंट्स ही ना हो तो क्लबिंग नहीं होगा, पेरेंट्स ही नहीं हो क्लबिंग नहीं होगा। सपोज किसी, मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में मिस्टर एक्स के बच्चे एक्स के मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, उनको इंटरेस्ट इनकम तो मिल रहा है जो पहले से ही मिलता रहा है, क्लबिंग नहीं होगा। सर उस केस में रिटर्न वगैरह कैसे होगा? माइनर थ्रू रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के थ्रू ये रिटर्न जमा होगा। ओके एक और छोटा सा प्रोविजन है, कन्वर्शन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि सपोज मिस्टर एक्स के पास 10 लाख रुपीस था, इनके पास बहुत, इसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी भी, मान लीजिए इससे इनकम जो हो रही थी इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ रही थी ऑलरेडी 30% में, तो इसके ऊपर और टैक्स 30%। तो इन्होंने एक रास्ता निकाला। पहला रास्ता अपने स्पाउस को दे दे, सर क्लबिंग प्रोविजन आ जाएगा। अपने माइनर बच्चे को दे दे। अच्छा एक बात मैं कहना भूल गया, माइनर बच्चे के केस में वहां पे मैरिड डॉटर का कोई एक्सेप्शन नहीं है, बी केयरफुल। जो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में डीम्ड ओनरशिप में मैरिड डॉटर का एक एक्सेप्शन था, यहाँ पे क्लबिंग में मैरिड डॉटर का कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ सर इस केस में भी क्लबिंग प्रोविजन आ जाएगा। तीसरा इन्होंने एक रास्ता निकाला, सन्स वाइफ को दे दे, क्लबिंग प्रोविजन आ जाएगा। एचयूएफ को दे दे, अपने ही एचयूएफ को दे दे एज ए गिफ्ट, इसके लिए भी इन्होंने रास्ता निकाला। इनकम टैक्स ने रोक दिया। अगर कोई आप अपना एसेट एचयूएफ को बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन दे रहे हो, देन उससे जो भी इनकम होगी वो आपकी मान ली जाएगी। कोई नया बात तो आप पढ़ा नहीं रहे सर, एक ही चीज को घसा पिटा ज्ञान ही तो आप पिला। हाँ वही है, आपकी प्लानिंग को, आपकी जो टैक्स अवॉइडेंस की जो साजिशें हैं उनको रोकने के लिए तो ये बनी है। आप जितना एक्सटेंडेड गए, एक्ट ने अपने आप को भी उतना एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है सर? अगर इस एचयूएफ का पार्टीशन हो तो, अगर पार्टीशन, बिफोर पार्टीशन तो जितनी भी इनकम है सारी क्लब हो जाएगी जो ट्रांसफरर है उसमें, और आफ्टर पार्टीशन उनको जो मिल रहा है, सपोज 10 लाख रुपया एचयूएफ को दिया, 2.5 लाख रुपए के 2.50 की 4 एफडी बना दी गई। जब तक पार्टीशन नहीं हुआ इस एफडी से जितना रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा था सारा मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब हो रहा था। पार्टीशन हो गया, 2.5 इनको मिला, 2.5 इनकी वाइफ को मिला,
और जो अदर्स मेंबर थे उनको भी मिला। ये जो इनके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, इस एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, इसको तो मिस्टर एक्स का ही ये इनकम है, इसको टैक्स देना ही, क्लबिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं। बोलता ये जो वाइफ को भी जो मिल रहा है 2.5, ये इसके ऊपर जो इनकम आएगी ये भी मिस्टर एक्स में क्लब हो जाएगा। सर हो तो वही था ना, इनडायरेक्टली आप घुमा के अपनी वाइफ को रुपया ट्रांसफर किया, इसको रोकने के लिए ये प्रोविजन यहाँ पे डाला गया है। क्लियर है? अगर माइनर बच्चे को गया तो माइनर बच्चे को भी जाएगा तो उससे भी जो इंटरेस्ट होगी माइनर बच्चे वाले प्रोविजन के हिसाब से क्लब हो जाएगा। मेजर को दिया गया तो मेजर बच्चे को दिया गया, क्लबिंग नहीं होगी। क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन यूज कीजिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालिएगा। आप टैक्स पॉइंट इंडिया का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसके साथ में 2-4 बातें और हमको करनी है। नेक्स्ट, हमारे प्रोविजंस वाला पार्ट खत्म हो गया। एक छोटा सा प्रोविजन इनकम टैक्स ने अपने लिए बना के रखा है सेफ गार्ड के लिए। ये प्रोविजन है, हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि इनकम किसी और की, टैक्स कोई और दे रहा है, एक्चुअल में वही होगा। क्लबिंग प्रोविजन आपने पढ़ा है, टैक्स ट्रांसफरर को ही देना पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी ने किस्मत खराब, ट्रांसफरर टैक्स देने की पोजीशन में नहीं है, उस सिचुएशन में, या ट्रांसफर टैक्स नहीं दे पा रहा है, उस सिचुएशन में इनकम टैक्स ने अपना राइट रिजर्व रख लिया कि जिसको इनकम हो रही है उससे हम लोग वसूली कर सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी, मतलब अपना राइट इनकम टैक्स ने रिजर्व रख लिया। सर नहीं तो ऐसा होता, सपोज मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपीस का इनकम मिस्टर वाई को दिलवा दिया विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। सेक्शन 60 हमने पढ़ाई की है। क्लबिंग होना चाहिए, 10 लाख रुपया मिस्टर एक्स में क्लब होना चाहिए, पर कोइंसिडेंटली मिस्टर एक्स डिफॉल्टर हो गए या कुछ भी हो गया। अब नाउ ही इज इन नॉट इन पोजीशन टू पे टैक्स, एनी रीजन। मिस्टर वाई से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेने जाता तो ये तो बोलता सर ये तो क्लबिंग प्रोविजन से मिस्टर एक्स से ही आप टैक्स लीजिए, हम क्यों दें, आप हमारे पास तो चार्ज ही नहीं है इस, और मिस्टर एक्स तो देने की पोजीशन में नहीं है। टू सेफगार्ड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, इनकम टैक्स ने अपना राइट्स को रिजर्व रखा वाया सेक्शन 65। बोलता है कि अगर मिस्टर एक्स से नहीं ले पाए तो हम लोग अपना राइट्स रखते हैं मिस्टर वाई से लेने का टैक्स। गट इट? पढ़ने का काम आप अपने घर पे इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़े। प्रोपोर्शन जितना इसका, सपोज 3 जन के पास है तो 3 जन से अलग अलग प्रोपोर्शनल टैक्स। 2-4 बातें हो रहा है। सर उस इंटरेस्ट पे टीडीएस कटा है, एफडी तो टीडीएस काट के मिलता है इंटरेस्ट, तो जिसमें क्लब होगा टीडीएस का बेनिफिट भी उसको मिलेगा। अगर पेरेंट्स के मदर में ऐड हो रहा है या जो इस पे ट्रांसफर, जिस सिचुएशन में ट्रांसफर जो जिसके हाथ में क्लब हो रहा है, टीडीएस का बेनिफिट उसी को मिलेगा। एडवांस टैक्स जो पेमेंट कर रहा है उसी को ही बेनिफिट मिलेगा, भले ही वो इनकम क्लब हो जाए। आप ये नहीं बोल सकते आपने एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया, बाद में आपको पता चला ड्यू टू क्लबिंग प्रोविजन वो तो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब होगा, अकॉर्डिंगली मेरा लायबिलिटी नहीं बनेगा, मिस्टर एक्स को देना चाहिए। तो ये एडवांस टैक्स का भी बेनिफिट मिस्टर एक्स नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो आपने पेमेंट किया है, आप ही को ही बेनिफिट रहेगा। मोड ऑफ क्लबिंग कैन नॉट बी चेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू। सपोज मिस्टर एक्स को लॉस था, इसका इनकम उसमें जाके क्लब हुआ, एडजस्ट होकर दोनों का टैक्स लायबिलिटी 0 हो गया, तो गवर्नमेंट बोल नहीं सकती कि नहीं भैया इसको लॉस था इसलिए क्लबिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। फॉर द बेनिफिट हो, रेवेन्यू को फायदा हो या नुकसान हो, क्लबिंग प्रोविजन जो है वो होना है, वो होना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू बी क्लब बातचीत की है, 2-4 बार बातचीत कर लिए इसको तो लेकर। पहले कंप्यूटेशन होगा, उसके बाद में एडिशन होगा। क्लबिंग हेड, जिस हेड की इनकम उसी हेड में ले जाके जोड़ दीजिएगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जिसके इनकम में क्लब हो रहा है उसको मिलेगा। एक और छोटी सी बात हमको करनी है। पहला तो ये मैं बार बार रिपीट किया भी हूँ, हमारा एक यूट्यूब चैनल है टैक्स पॉइंट इंडिया, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स हो, आप वीडियो के सेक्शन जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना डाउट डालिए। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। और एक हमारी एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है ecoursepoint.com। इस वेबसाइट में नेक्स्ट जनरेशन टूल्स के साथ प्रेजेंटेशंस बनाया गया है, चैप्टर वाइज प्रेजेंटेशन है।
एंड साथ में MCQs भी आपको मिलेंगे चैप्टर से रिलेटेड, पर चैप्टर वाइज इसमें कोर्सेज है। MCQs का एक रैंडम डाटाबेस बनाया गया है चैप्टर वाइज, उसमें से आपको रैंडम सिलेक्शन होकर 10 क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए। 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, पर चैप्टर आपको 3 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। एंड साथ में पूरे प्रेजेंटेशंस भी आपको देखना मिलेगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा चार्जेबल है, बट ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं है, मेंटेन करने के लिए जो कंट्रीब्यूशंस मिले, ताकि जो होस्टिंग सर्विस है, जो और भी चार्जेस है, बनाने का जो खर्चा लगा है, वो कम से कम रिकवर हो, इसके लिए इसको पेड सर्विस रखा गया है। बट इन एनी मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ज़रूरी है। यूट्यूब की जो वीडियो सर्विसेज है, फ्री वीडियो सर्विसेज, ये कंटिन्यू रहेगी। इस साइट अगर आप करना चाहे तो इस साइट पे जाइए, रजिस्टर्ड कीजिए, और जब आप क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर को जब इनरोल करेंगे, उस कोर्स को इनरोल करेंगे, तो ये कूपन कोड यूज़ कीजिएगा। 100 रुपीज़ का चार्ज है प्लस GST अलग से, उसमें 60 रुपीज़ का ये क्लब 60, ये आप कूपन यूज़ कीजिएगा तो 60 रुपीज़ आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगा। 40 प्लस GST आपको देना रहेगा। इट्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर यू, बट धीरे धीरे ये जो फंड, अगर सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उससे जो किट्टी बनती है, उससे हम लोग उस साइट को मेंटेन कर सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए ये चार्जेस रखा गया है। एनीवे, ये मैंडेटरी नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल्स है। यूट्यूब पे आप कमेंट के थ्रू भी अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेजेस है। 40 प्लस GST कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, हम लोग कोई हाई चार्जेस नहीं रख रहे हैं। हर पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन इस फैसिलिटी को अवेल कर सके, इसी टाइप का चार्जेस हमने रखा है। थैंक यू।